हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ऑनलाइन जितने बच्चे हैं, ठीक है, चलो बैठो जाओ। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली ज्योग्राफी का जो है इसको थोड़ा और कम था। ठीक है, ज्योग्राफी का एमसीक्यू रहेगा, है ना। और इसमें से सभी लोग जो है इस बार बीपीएससी एग्जाम अपियर हो रहे हो ना, सब लोग, है ना। ठीक है, नहीं सब लोग। आ जाओ आ जाओ। देखो, थोड़ा सा एक बेसिक बता देते हैं कि इसके पहले आप लोगों में से कितने लोगों ने एग्जाम दिया है, मतलब बीपीएससी को अटेम्प्ट किया है ना। ये अभी 69 वाला जो है, उसके पहले का भी नहीं। क्या रहा स्टेटस, क्वालिफाई पीटी हुआ या नहीं? नहीं हुआ किसी का, नहीं मतलब जिन्होंने भी दिया। स्कोर क्या रहा? 73 था, 80 था कट ऑफ ओबीसी में। आपका 65 कट ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट था, है ना। बाकी सम्राट तुम्हारा नहीं दिया था, कितना रहा? 60, मतलब 60s में कुछ था, है ना। ठीक है, देखो इस बार का जो एग्जाम था ना बीपीएससी का, 69 बीपीएससी, थोड़ा सा पेपर जो है काफी अलग पेपर आया है ना। 69 बीपीएससी जो है ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल पेपर था इसका, है ना। अनकन्वेंशनल इन द सेंस कि पेपर जो है, अगर जिस तरीके से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है हमेशा से, खास करके अगर आप करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखो, अभी नोट मत करो, बस समझो कि क्या आपको करना है नेक्स्ट 3.5 महीने में, है ना। क्योंकि 30 सितंबर को जो पेपर होने वाला है, ठीक है। तो ये जो टाइम है, इसमें आपको कैसे जो है एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आपको एग्जाम को, पीटी को ऐसे टारगेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके पहले है ना, इसके पहले 69 से पहले अगर आप देखो 65 66 है ना, ऐसे करके 67 68 जो भी पेपर आ रहा था, वो थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल लाइंस पे है, सो पेपर आ रहा था, है ना। प्रेडिक्टेबल का मतलब क्या है कि आपको मालूम है कि अगर आप अगर आपका हिस्ट्री पे कमांड है ना, जैसे कि हिस्ट्री का अगर आपने काफी ज्यादा वन लाइनर जो है, अगर आप आपने प्रैक्टिस कर लिया है ना, वन लाइनर क्वेश्चन हिस्ट्री के आपने अगर आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं ना, बिहार स्पेशल पे अगर आपने काफी वन लाइनर जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखा है, तो लास्ट के 1 महीने में जो है ना, लास्ट के 1 महीने में, 1 मंथ में क्या करेंगे कि सिर्फ आप जो है करंट अफेयर्स को, है ना, अच्छे से पढ़ लेंगे। जैसे कि स्पीडी है या कुछ इस तरीके का जो मार्केट में बुक आ जाता है लास्ट में, है ना, उसको पढ़ते थे लोग। लेकिन अब ये ट्रेंड चेंज हो गया 69 बीपीएससी में जो है। अब बीपीएससी ने क्या किया कि जो करंट अफेयर्स को जो पूछने का तरीका था, वो थोड़ा सा यूपीएससी की तरफ चला गया, है ना। जैसे कि अब जो जो ग्लोबल इश्यूज जो थे, है ना, जो इश्यूज जो थे, है ना, इश्यूज जो थे नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज, उसके ऊपर है सो ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया, है ना, नेशनल और इंटरनेशनल, है ना। तो मेरा आपसे ये मतलब है, अपील है कि करंट अफेयर्स जो है उसको आप लोग ना सिर्फ लास्ट के महीनों में, है ना, उसके लिए थोड़ा और जूम कर दें। चलो को ज्यादा जूम करेंगे तो फिर हम ही दिखाई देने लगेंगे, है ना, बोर्ड फिर ज्यादा दिखता नहीं। चलो इतना ठीक है। ठीक है, तो जो करंट अफेयर्स है ना बेसिकली उसके कुछ जो आपका जो तैयारी होना चाहिए वो अभी से पढ़ो, है ना, लास्ट के महीने के लिए मत रखो। क्योंकि जो 30 क्वेश्चन रहता है ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स का, है ना, 30 क्वेश्चन, है ना। अगर आपको पीटी क्वालिफाई करना है तो आपको इस 30 क्वेश्चन में से एटलीस्ट, है ना, 23 24 जो है सो करेक्ट करना ही पड़ेगा एनी हाउ, ठीक है। अगर आप करंट अफेयर्स अगर लास्ट के लिए, है ना, अगर आप लीव करते हो कि लास्ट में 1 महीने में जो है स्पीडी पढ़ लेंगे, है ना, या फिर कुछ और उस तरीके से जो मैगजीन मार्केट में आता है, तो फिर पूरे साल भर का मेहनत जो है सो वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि अब ये ट्रेंड है सो फॉलो नहीं होगा। हालांकि आपको, है ना, ये भी है कि अगर अभी से आप करंट अफेयर्स को फोकस करके पढ़ते हो तो लास्ट के 1 महीने में वो सब बुक को भी आप बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हो, है ना। नहीं तो क्या होता है कि इतना ज्यादा फैक्ट्स आपके पास में आ जाएगा कि याद नहीं कर पाओगे, है ना। वो जो है वो करंट अफेयर्स का जो मैगजीन होता है और वो जो स्पीडी ये सब जो होता है साल भर का जो कंपाइलेशन देता है, तो अभी से, है ना, एक रूटीन बना लो कि एटलीस्ट जो है 1 आवर या फिर 1.5 डेढ़ घंटा जो है आप अपने करंट अफेयर्स को दो, ठीक है। कोई भी मैगजीन को फॉलो करो जो भी मार्केट में रेपुटेड जो है यूपीएससी से परस्पेक्टिव से जो लिखा गया है, प्लस
जो बैंकिंग पर्सपेक्टिव से है, मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, है ना, लेकिन आप समझदार हो, है ना, आप उसको फॉलो करो। ठीक है, जैसे कि विजन का मैगजीन एक है, उसको आप पढ़ सकते हो, वो आपको मेंस में भी काफी हेल्प करता है। हालांकि हमारा जो मैगजीन है उसका कंटेंट भी काफी अच्छा है, बट आप इसको पढ़ते हो, फॉलो करते हो, अच्छी बात है, बट एक जो पहले से चलता आ रहा है ना, अगर आप उसको भी स्टिक करोगे तो आपके लिए बेटर होगा। तो विज, हाँ बोलो। 365 जो है वो यूपीएससी के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से पीटी का और मेंस का जो है ना, वो कंबाइंड तैयारी आप करंट अफेयर से करो, मंथली मैगजीन को पढ़। क्योंकि अगर यूपीएससी कोई दे रहा होता है तो यूपीएससी का सिलेबस इतना ज्यादा वाइड है वहां पे, है ना, कि आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब अच्छे से रिवीजन करना है, इन्वायरमेंट को, इकोलॉजी को। तो हर एक महीने का करंट अफेयर्स जो है लोग उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। तो वहां पे क्या है कि चलो एक रेडीमेड जो है पीटी से पहले पीटी 365 करके कुछ आ गया, और उससे लोग जो है अपना बढ़िया से टाइम कम समय में ज्यादा कवर कर लेते। लेकिन अगर यहाँ के लिए बीपीएससी के लिए अगर पढ़ना है तो मेरे हिसाब से मेंस में भी आपको जो है मंथली मंथली मैगजीन है, सो ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, मेंस का जो भी टॉपिक होता है उसमें लास्ट का जो, अगर सपोज कि पीटी में अगर किसी का अच्छा स्कोर आ गया है ना, तो वो जो 3 महीने का जो समय मिलेगा ना पीटी के बाद और मेंस के बीच में, है ना, उसमें जो साल भर का करंट अफेयर्स है उसको कवर करने में बहुत समय लगेगा। तो उससे अच्छा हम लोग क्यों रहे कि अभी जो हमारा 3 महीने का समय है, इसी में हम हर महीने का जो मैगजीन है उसको निपटा दें, है ना। नहीं, रिवीजन में ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर कोई मेजर इश्यूज है, वो अगर किसी ने उसको पढ़ रखा है, तो एग्जाम से पहले आपको ये मालूम रहता है कि हाँ ये इशू था, इसके बारे में हमने पढ़ा है। अब बस उसको थोड़ा सा कंसोलिडेट कर लेना होता है कि क्या डेटा क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इसके बारे में, है ना, ऐसा ऐसा कुछ जो है। लेकिन एकदम से अगर पीटी के बाद स्टार्ट करेंगे ना, तो वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं जो है आपको लैग करवा देगा, है ना। तो ये अपना एक करंट अफेयर्स का जो है इशू, उसको अभी से ही, है ना, टारगेटेड वे में जो है उसको लेकर के चलो, क्योंकि 30 क्वेश्चन जो है आपका जो है काफी मतलब सिग्निफिकेंट पार्ट हो जाता है पीटी में, है ना। नहीं, अभी जैसे पीछे से चलो, है ना, अक्टूबर से स्टार्ट कर दो पढ़ना लास्ट ईयर का। हाँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का पढ़ लो, फिर जनवरी, फरवरी ऐसे करके है सो पढ़ो, है ना। अगर अभी जैसे डेली अगर न्यूज़पेपर पढ़ने का हैबिट है, तो क्या होगा कि ये सब चीज वापस से मैगजीन 1 महीने बाद आ जाएगा मार्केट में, तो रिवीजन तुम्हारा हो जाएगा। अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो तो अभी से मत ज्यादा दिमाग लगाओ उसमें, सीधा पीछे से अक्टूबर से स्टार्ट करो पढ़, है ना। और दूसरा चीज एक और, कि करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए कि अब देखो, ये हम एक बस 69 के रेफरेंस पे बोल रहे हैं, है ना, इसके रेफरेंस से बोल रहे हैं। हो सकता है कि बीपीएससी फिर से इसी जो पहले जो वन लाइनर टाइप का जो क्वेश्चन पूछा था, हो सकता है कि वैसा ही सवाल आए, है ना। हो सकता है कि बताओ कि ये डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया, है ना, ये मेगा फूड पार्क कहाँ खोला गया, है ना, ये अवार्ड किसको मिला, है ना, ये मंत्री जो अभी मर गया वो कौन से स्टेट का था। ऐसा सवाल सब आता था बीपीएससी में। हाँ, एसपीटी में ऐसा रहता है। तो कहने का मतलब है कि आपको वो तो करके जाना ही है ना, लेकिन रिस्क लेकर के नहीं जाना है कि सिर्फ वही करके गए। इस बार पूछ लेना 69 में जो भी बच्चे, अधिकतर जिनका जो है पीटी नहीं निकला है, उसका मेन वजह था करंट अफेयर्स, है ना। क्योंकि करंट अफेयर्स वो रिलाई करते थे, लास्ट का 1 महीना है सो इस पीडी को है सो पढ़ लेंगे, रट लेंगे, बिहार का और नेशनल का, पता चला एक भी सवाल उससे नहीं। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों रिस्क लेना, है ना। दूसरा जो पॉइंट है ना, दूसरा पॉइंट क्या है कि अब जैसे क्लास में हम लोग एमसीक्यू सेशन है सो डिस्कस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप जो है एग्जाम्स जो पीवाई क्यू है, खास करके यूपीएससी का जो पीवाई क्यू, उसको आप देखो पिछले 10 साल, 10 से 12 साल, है ना। कोई भी एक हार्ड कॉपी जो है मार्केट में अगर जेरोक्स मिले या कुछ भी मिले, अगर कोई ऐसा है किसी कोचिंग का या किसी का भी, जहाँ पे आपको 10 से 12 साल का यूपीएससी का पीवाई क्यू दिया, ठीक है, सिर्फ यूपीएससी का पीवाई, है ना, ऐसा अगर मिल जाता है कोई कंपाइलेशन, तो उसको एक बार जरूर देख लो, खास करके उसका साइंस का जो क्वेश्चन है, खास करके साइंस का क्वेश्चन। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हम लोग क्लास में डिस्कस तो वैसे भी करवा देते हैं, है ना। लेकिन बीपीएससी इस बार क्या किया 69 बीपीएससी में, कि पिछले 5-6 साल में जो यूपीएससी जो मेंस में और जो पीटी में जो साइंस के क्वेश्चन पूछा है ना, वो सीधा डाल दिया है ना इस बार। ठीक है, जैसे हम लोग जिस समय मेंस में देते थे 2017-18 में यूपीएससी में, तो उस समय का साइंस का क्वेश्चन जो है आपको इससे स्पेस से रिलेटेड जो था, है ना, वो सब डेटा मतलब क्वेश्चन टर्म्स इस बार पूछे हुआ था 69 में। तो हमको लगा कि जो भाई बिल्कुल अभी 1 साल पहले अगर प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा, और अगर उसने पीवाई क्यूज को नहीं देखा होगा, तो उसके लिए तो ये बाउंसर क्वेश्चन है ना। लेकिन जो आदमी यूपीएससी पिछले सपोज के 3-4 साल से दे रहा होगा, उसने अगर पीवाई क्यूज को स्टडी किया हुआ है, तो उसके लिए सबसे आसान सवाल हो सकता है ना। तो इसको भी, इस पार्ट को भी आप कवर करो,
कि यूपीएससी का पिछले 10-12 साल का जो पीवाईक्यूज है उसको देख, है ना, उसको देख जाओ। इसके पीछे का रीजन ये है कि 68 बीपीएससी में कट ऑफ कितना गया था, 90, है ना, लड़कों का 90, और 69 में कितना गया, 91। ठीक है, उल्टा हो गया। 68 बीपीएससी में जो है, जो कि ऑलमोस्ट पुराने पैटर्न पे ही था, वहां का कट ऑफ गया था 90। ठीक, लड़कों का जनरल में, मेल। और 69 में जो कि इससे, है ना, कई गुना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल, कई गुना ज्यादा है सो अनकन्वेंशनल, और कट ऑफ कितना गया, 91। ये क्या दिखाता है, क्या इंडिकेट करता है, ये सिंपल इंडिकेट करता है कि इस एग्जाम में जिन बच्चों का यूपीएससी का एक्सपीरियंस रहा है उन्होंने अच्छा स्कोर किया। ठीक है, तो आपको जो है उस लेवल पे जाना है। अब ये नहीं बोल रहे हैं कि बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न पे तैयारी करना स्टार्ट कर दो, बीपीएससी का नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं 70% आपको जो है यूपीएससी के बच्चों के लेवल में आना पड़ेगा। ठीक है, अपने जो आपके स्टैंडर्ड बुक्स हैं, है ना, यहाँ पे गर्मी क्यों लग रहा है इधर ठीक है। तो यूपीएससी का जो थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक है, मेंस का, पीटी का, है ना, उसको भी थोड़ा सा उलट पुलट करते रहो, है ना, हो सकता है कि उससे पीटी में सवाल वहां से आ जाए। ठीक है, प्लस दूसरा एक और चीज कि अगर आपके पास, कितना लोगों के पास है सो घटना चक्र से प्रैक्टिस आप लोग क्वेश्चन बैंक करते हो, है ना, कितने कितने सब्जेक्ट्स का, सारे सब्जेक्ट्स का ना, अगर नहीं है तो ले लेना। ठीक है, घटना चक्र जो है बहुत अच्छा आपसे रिवीजन करवा देता है ना, पूर्वावलोकन जो करके बुक आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो बुक आता है, इसमें आप देखो तो हिस्ट्री का, है ना, हिस्ट्री का बुक आएगा। ठीक है, हिस्ट्री का बुक आएगा। ठीक है, पॉलिटी का आएगा। ठीक है, पॉलिटी राज्य व्यवस्था है ना, ज्योग्राफी का है। ठीक है, साइंस का आएगा, इकोनॉमी का आएगा। ठीक है, इकोनॉमी है। और कौन सा होता है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हालांकि उतना ज्यादा बीपीएससी में पूछता नहीं है, तो उसको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन हाँ, ये 4-5 बुक है ना, इसको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर जाओ, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर जाओ, और सबसे लेटेस्ट वाला ले लो। अगर आपके पास ओल्ड होगा, है ना, तो लेटेस्ट ले लो। ठीक है, लेटेस्ट ले लो। इससे क्या होगा, खास करके हिस्ट्री का, है ना, पॉलिटी का, है ना, ज्योग्राफी का, है ना, साइंस का, या फिर इकोनॉमी में तो खैर बहुत सारा करंट से सवाल रहता है ना, इकोनॉमी में देखो तो, है ना, करंट से सवाल ज्यादा रहता है। बट कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि 16 बीपीएससी में एक सवाल आया था कि एक इंडस्ट्रियल जो रिजोल्यूशन है वो कौन से ईयर में है, सो लाया गया, है ना, जिसका 1956 जो है आंसर था, ऐसा याद आ रहा होगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको इसमें इकोनॉमी वाले घटना चक्र में कई जगह है सो दिया हुआ, है ना, एमसीक्यू पूछा भी हुआ है, एक्सप्लेनेशन में भी लिख देता है। तो कहने का मतलब है कि ये 5 जो आपके फाउंडेशन है जीएस का, इसके घटना चक्र को लेकर के प्रैक्टिस करो। ठीक है, टॉपिक वाइज, है ना, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, साइंस का, और ये डेफिनेटली आपका है सो लेवल है सो अप कर देगा, है ना, जो भी आपका स्कोर बन रहा है 65-70 के अराउंड, वो देखना जंप कर जाएगा, है ना, काफी। ठीक है, ये हो गया। प्लस जैसे हम लोग क्लास में जो चीज डिस्कस करते हैं, तो अगर आप घर पे भी ये सब चीज प्रैक्टिस करोगे, कुछ डाउट हो गया कोई सवाल में कि ये सर क्या था, है ना, तो उसको आप क्लास में भी पूछ सकते हो। तो अपने एंड से है सो मेहनत करना स्टार्ट कर दो, तभी ये इतना ज्यादा कंपटीशन जो है काफी तेज है। दूसरा, इस बार हो सकता है कि सीट थोड़ा अच्छा सीट आ जाए, है ना, एसडीएम का सीट है सो आ सकता है, डीएसपी का है सो सीट आ सकता है, क्योंकि 69 बीपीएससी में सारा सीट है सो, है ना, बकवास सीट है। जो लोग, मतलब ठीक है, अगर आप जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम दे रहे हो तो ठीक है कि किसी भी रैंक पे कहीं भी सिलेक्शन हो गया, लेकिन आप खुद से देखो तो लोग ज्यादा कौन सा सीट के लिए मारामारी करते हैं कि भाई एसडीएम बनना है, या फिर डीएसपी बनना है, या फिर बहुत होगा तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चले जाना है ना। तो इसमें संभावना है 70th में कि आपको कुछ अच्छे सीट्स आए, है ना। तो इसीलिए आपको जो है कोई भी कसर है सो नहीं छोड़ना है, आपके जो भी बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, रिवीजन के लिए जो भी है, उसको आप सिंसियरली फॉलो करो, है ना। ये हो गया। ठीक है, तो चलो आज का हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, मेंस का मतलब बीपीएससी मेंस का मतलब क्या पैटर्न में, जैसे हाँ, स्टैट्स होता है। स्टैट्स मतलब उसके लिए अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है, बेसिक मैथ्स ही रहता है, बट ये है कि अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो वो गलत हो जाता है, और स्टैट्स के अगर स्टैट्स गलत हो गया तो आपका सिलेक्शन जो है बिल्कुल नहीं होगा, है ना। सबसे बड़ा, अगर मेंस को क्वालिफाई करने का तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो स्टैट्स।
स्टैट्स ही आपको बीपीएससी का मेंस क्वालिफाई कराएगा। अगर आपका एक भी स्टैट्स गलत हुआ है ना, अगर एक भी स्टैट्स गलत हो गया, आप भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होगा। ये इतना मतलब मेरे हिसाब से ये होना नहीं चाहिए पेपर में, है ना। किसी भी पीसीएस का मेंस में स्टैट्स और रीजनिंग मैथ्स ये सब नहीं आता। ये इकलौता है बिहार जहाँ पे जो है 72 नंबर जो है, दो दो क्वेश्चन 36-36 नंबर का जो है स्टैट्स को डेडिकेट किए हुए हैं। हालांकि स्टैट्स में सवाल जो पूछता है वो आसान ही रहता है, लेकिन है ना, मैंने मेरे कई ऐसे बच्चे जो अनअकैडमी पे क्लास करते थे, है ना, उनके साथ मतलब ऐसा होता है, तो अलग फैक्टर होता है कि इंटरव्यू देने के बाद दो दो बार इंटरव्यू दिया, है ना, सिलेक्शन नहीं हुआ। बाद में जब उन्होंने आंसर कॉपी अपना दिखाया तो स्टैट्स का एक दो सवाल गलत हो गया। जैसे एक स्टैट में है सो 5 क्वेश्चन होता है, उसमें से 2 सवाल गलत था उनका, है ना। कैलकुलेशन अच्छे से किया, लास्ट में कुछ तो एरर आ गया, गलत आंसर आ गया, पूरा काट दिया। समझ में गया। और मतलब 6-6 नंबर से, 7-7 नंबर से, 8-8 नंबर से उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ। ठीक है, तो ये स्टैट्स जो है बहुत ही मतलब जो है एक मतलब उस तरीके का जो है सिचुएशन क्रिएट कर देता है ना। इसको लाइटली नहीं लेना है। मैथ्स नहीं कहो उसको। हाँ, पाई चार्ट रहेगा, है ना, बार डायग्राम रहेगा, है ना, ग्राफ रहेगा। अब इसमें दिक्कत क्या है इन लोगों का, है ना, कई कभी कभी हमको थोड़ा गुस्सा भी आता है। गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि जब आप सवाल पूछते हो तो उसको फ्रेम आप सही से करो, है ना। आप कम से कम सवाल को पूछने का जो लैंग्वेज है वो तो सही रखो ना। ये लोग क्या करेगा, किसी ऐसे थर्ड क्वालिटी वेबसाइट से सवाल कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे वेबसाइट बहुत भरा पड़ा है जहाँ पे ना लैंग्वेज ठीक से लिखिएगा, है ना, कुछ भी उल्टा सीधा ग्रामेटिकल एरर रहेगा। आप पढ़ोगे कुछ और, आपको मतलब कुछ और समझ में आएगा, वो कुछ और मतलब से पूछा रहेगा, आंसर कुछ और निकाल लोगे, है ना। तो ऐसा ये लोग करता है और उसका जिम्मेदारी ये लोग नहीं ले। समझ में गया। तो जो स्टैट्स है ना, एक तरीके का जुआ। अगर आपको वैसा सवाल पकड़ा गया जो आप ठीक से कंफर्टेबली बना ले गए तो फिर वाह वाह। नहीं तो कभी ऐसा होता है कि वो लोग कुछ ऐसा लैंग्वेज बीच में डाल दिया क्वेश्चन पूछने का कि समझ में ही नहीं आएगा, उसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। ठीक है, कि एक ही स्टेटमेंट का दो मतलब निकल रहा है कि एक्चुअली में हमको निकाले क्या। अगर सपोज कि आपने जो निकाल दिया और एग्जामिनर उस पर्सपेक्टिव से नहीं पूछ रहा, तो ये होता है स्टैट्स, है ना। और उसका कुछ उपाय नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हो आप। पीवाईक्यू से एक इनफ प्रैक्टिस हो जाता है, लेकिन स्टैट्स जो है मतलब कि थोड़ा सा है वो लक फैक्टर वाला, मुझे ज्यादा लगता है वो लक है वो, है ना। लेकिन हाँ, अगर प्रैक्टिस किए भी ना जाओगे तो फिर वहां पे हड़बड़ाहट में नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, ये बता देते हैं मेंस का थोड़ा सा, जैसे बीपीएससी का मेंस का, है ना। ठीक है, आप ज्योग्राफी पे आ जाएंगे, थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लो। बीपीएससी का जो मेंस का जो है, मेंस में, है ना, मेंस में इसके बेसिकली अब कितने पेपर हैं। एक है सो एसए पेपर है, एसए पेपर है। ठीक है, जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है। ठीक है, जीएस पेपर 2 है और एक ऑप्शनल पेपर है। ठीक है, हाँ, ऑप्शनल पेपर है और एक हिंदी लैंग्वेज का पेपर। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज, है ना, हिंदी लैंग्वेज। ये बीपीएससी मेंस का कुछ इस तरीके का पैटर्न है। ठीक है, एसए का पेपर में ऐसा है कि आपको एक एक पेपर में दो पार्ट रहेगा, है ना, दो पार्ट रहेगा। पार्ट ए, पार्ट बी, यानी कि आपको दो एसए लिखना है। ठीक है, दो एसए लिखना है 3 घंटे के अंदर। पार्ट ए में क्या होगा कि आपको 5 टॉपिक दिया रहेगा या फिर 4 टॉपिक दे देगा, 4 या 5 टॉपिक देता है, उसमें से किसी एक पे लिखना रहेगा। पार्ट बी में भी 4 या 5 टॉपिक रहता है, उसमें से भी एक टॉपिक पे लिखना रहेगा, है ना। पार्ट ए क्या है कि इसमें आपको हो सकता है कि वो टॉपिक जो है सो किसी फिलोसॉफिकल एंगल पे पूछ दे, है ना, दार्शनिक एंगल पे पूछ दे, या फिर साइंस के ऊपर पूछ दे, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर पूछ दे, इकोनॉमी के ऊपर पूछ दे, क्लाइमेट चेंज के ऊपर पूछ दे, है ना, ऐसा कुछ कर देता है ना। आई थिंक ऐसे दो नहीं, 3 लिखना होता है, सॉरी, 3। पार्ट सी 3 लिखवाता है, 3 ऐसे, है ना, दो नहीं 3। ठीक है, पार्ट ए में कुछ टॉपिक होगा, उसमें से एक लिखना होगा। पार्ट बी में से कुछ टॉपिक होगा, उसमें से एक लिखना होगा। और पार्ट सी। तो पार्ट ए और पार्ट बी का डायमेंशन जो होराइजन है ऑलमोस्ट सेम, है ना। पार्ट सी में है ये सबसे डिसाइडिंग हो जाता है। अब देखो ये क्या किया, है ना, जो अतुल प्रसाद जो अभी जो इसके पहले के बीपीएससी के चेयरमैन थे, उन्हीं का ये सब किया हुआ है ना। उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने अपने डेटा से देखा कि बीपीएससी के एग्जाम में बिहार से बाहर के लोग जो हैं उनको भी वही एडवांटेज मिल जा रहा था, बिहार के बच्चों को एडवांटेज नहीं मिल रहा। जैसे कि बिहार के जो लोग हैं, अगर यहाँ का कुछ लोकोक्तिया जो मुहावरा है जो हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, मैथिली में या फिर भोजपुरी में या फिर मगही में, अगर उसको समझने वाला अगर कुछ लोग अगर एग्जाम में जाए, उनका सिलेक्शन हो,
दैट मीन्स कि लोकल लोगों को थोड़ा फेवर हो जाएगा। तो ये उनका किया हुआ है कि यहाँ पे क्या करता है, जो तीसरा पार्ट है इसमें आपको रीजनल लैंग्वेज का जो है ना, रीजनल लैंग्वेज का मुहावरा दे देता है। ये अपने आप में एक सरदर्द, ठीक है, मुहावरा दे देता है। ठीक है, अब इसका, अब अगर आप उस लैंग्वेज को समझते हैं, अगर वो मुहावरा आप कभी पहले पढ़े हैं, सुने हैं, मतलब मालूम है, तो आप इससे उसको पढ़ लिख देंगे। अब भाई अधिकतर आदमी क्या है कि हिंदी से पढ़ाई किया है ना, अपने गांव के भाषा में। अब जरूरी तो नहीं है ना कि आप वो मुहावरे का मतलब मालूम हो। हिंदी का मुहावरा तो फिर भी लोग ग्रामर में पढ़ लेते हैं, है ना, कि इसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है। इसमें यही दिक्कत, ये भी लग फैक्टर कि अगर आपको, और इसका हालांकि वेबसाइट पे कई ऐसे वेबसाइट्स हैं, उस पर जाओगे तो 500 ऐसा कुछ मुहावरा का लिस्ट है, सो मिल जाता। अब ये है कि अब उसको लेकर के एक लाइन से पढ़ने बैठो, सबका मतलब निकालो, है ना, कि क्या इसका मतलब है, तो वो भी थोड़ा सा एक समस्या है यहाँ पे। लेकिन फिर भी अगर 4 टॉपिक देता है, उसमें से एक टॉपिक जरूर ऐसा होता है जिसको सबको, जो सबको समझ में आया, है ना, तो ये है यहाँ। ठीक है, जैसे कि इस बार का याद है क्या सब दिया था? क्या था? कुछ ऐसा ऐसा देता है कि ना उसको पढ़ोगे तो हंसी भी आएगा कि भाई इसमें क्या लिखे हो। हाँ, ये 68वां में था, है ना। मूस मुठिए तो लोढ़ा होइए, ना हाथी होइए ना घोड़ा होइए, है ना। अब ये पूछ दिया, अब भाई इस पे पेपर में है ना, किसी को इसका मतलब मालूम है क्या? तो देखो, मूस मतलब कि चूहा, है ना, चूहा। तो वो एक कहावत है कि भाई चूहा का कितना ही ग्रोथ कर लेगा, है ना, ऐसा तो है नहीं कि हाथी घोड़ा हो जाएगा। तो अब ऐसे एसए के टॉपिक्स को जो है आपको उसका पहले तो मीनिंग समझ में आना चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए। फिर उसको आपको एसए लिखना है, यानी कि उसका एप्लीकेशन, है ना, एप्लीकेशन जो है वो। तो ये सब जो है थोड़ा सा समस्या है, लेकिन हाँ, अगर आपका जीएस पे अच्छा कमांड है, अगर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, करंट अफेयर्स, अगर उस पर आपका अच्छा कमांड है, तो आप एक अच्छा एसए लिख सकते हैं, है ना, अच्छा एसए लिख सकते हैं। एसए लिखने के लिए सबसे पहले आपका नॉलेज बेस है सो थोड़ा वाइड होना चाहिए, है ना, नॉलेज बेस। ठीक है, नॉलेज बेस कैसे होगा वाइड? तो आप जो जीएस को पढ़ते हो थोड़ा ठीक से पढ़ो, सीरियसली पढ़ो, है ना। प्लस अपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो, है ना, क्योंकि एसए इज ऑल अबाउट राइटिंग, राइटिंग। ठीक है, राइटिंग, राइटिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव होगा, है ना। तो जैसे कि अभी वैसे अब समय वैसा अभी रहा नहीं कि मेंस का आंसर राइटिंग किया जाए, बट फिर भी कभी मन करे कि चलो आज कुछ लिखते हैं, है ना, कुछ लिखते हैं। जैसे कि खुद ही एक टॉपिक उठा लो कि रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द नेशनल मूवमेंट, है ना। सपोज ऐसा क्वेश्चन है ना, आज सोचते हैं कि चलो आज दोपहर में, है ना, 1 घंटे में देखते हैं या फिर आधे घंटे में देखते हैं क्या सब पॉइंट्स हम, है ना, लिख पाते हैं इसके ऊपर। तो उसको लिखने की कोशिश करो, तो तुम्हारा हिस्ट्री का भी थोड़ा सा रिवीजन होगा, थोड़ा सा तुम्हारा लिखने का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, है ना, ऐसे करके। तो आंसर क्या है, मेंस क्या है बेसिकली, हालांकि वो मेंस का राइटिंग सेशन हम लोग लेकर के आएंगे आफ्टर पीटी जो है ना, उसमें भी बहुत सारा प्रैक्टिस करवा देंगे, बट अभी इसलिए नहीं क्योंकि अभी राइट टाइम नहीं है मेंस को बहुत ज्यादा फोकस करने का। अभी पीटी पहले क्वालिफाई करो, उसके बाद मेंस पे हम लोग आएंगे। तो लेकिन हाँ, लिखने का प्रैक्टिस किया तो, है ना, कुछ भी अगर, इसलिए हम बोलते हैं क्लास में कि जैसे ज्योग्राफी हम लोग पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर से रिवाइज करके, और उसका जो पीछे जो क्वेश्चन जो दिया रहता है उसको लिखो कम से कम, है ना, ताकि उससे आइडिया तो लगे कि जो समझे हो उसको ठीक से एक्सप्रेस कर पा रहे हो कि नहीं, है ना। बिना लिखे एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओ। ठीक है, पीटी में क्या है कि बहुत सारा आपको फैक्ट्स याद है, बहुत सारा आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, तो चलो एक अच्छा स्कोर आप करके पीटी क्वालिफाई कर गए। लेकिन मेंस में क्या है, मेंस में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है नहीं, वहां तो लिखना पड़ेगा, वहां पे डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो वो तभी हो पाएगा जब आपको पहले से उसका है सो बढ़िया से प्रैक्टिस है ना। तो ये इसीलिए आंसर राइटिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हालांकि ये सब एसए का जो है टॉपिक हम लोग क्लास में भी डिस्कस करेंगे, है ना, इसलिए घबराना नहीं है, ठीक है। लेकिन अपने तरफ से लिखने का भी प्रैक्टिस करो। ठीक, जीएस पेपर 1 है ना। इसमें क्या है, इसके भी 3 पार्ट। ठीक है, जीएस पेपर 1 में क्या करेगा, मेंस में जो पहला पार्ट होगा, है ना, वो हिस्ट्री होता है। ठीक है, हिस्ट्री। अब ये हिस्ट्री में कई सारे टॉपिक्स जो है बीपीएससी ऑलरेडी है, सिलेबस में लिख दिया है ना, जैसे कि नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया एंड बिहार, है ना, ये तो रहेगा ही। प्लस गांधी जी का, टैगोर का, है ना, और नेहरू जी का, है ना, इन लोगों का क्या व्यूज रहा है वो भी सिलेबस में है। ठीक है, फिर क्या है, एजुकेशन जो है बिहार में किस तरीके से है सो, है ना, उसका ग्रोथ हुआ है, मॉडर्न एजुकेशन का, है ना। जैसे कि आप देखो तो
जो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें पहली बार 1 लाख रुपए का प्रोविजन किया गया था, है ना, एजुकेशन को लेकर के। बाद में देखो तो वुड्स डिस्पैच 1854 में आएगा, है ना। उसके बाद धीरे धीरे यूनिवर्सिटी एक्ट ये सब आता जाएगा, सैडलर कमीशन आएगा। तो वो सब जो है आपको एक क्वेश्चन इसमें पूछता है ना, हिस्ट्री वाले पार्ट, है ना। इसमें मोर ओवर देखो तो अगर आप पीवाईक्यू को लिख जाते हैं, है ना, बिरसा मूवमेंट हो गया, है ना, संथाल रिवेलियन हो गया, है ना, ट्राइबल मूवमेंट्स हो गया, ये सब के ही अराउंड क्वेश्चन पूछता है। नेशनल मूवमेंट भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए बस करना क्या है कि हिस्ट्री को, है ना, पीटी के बाद, हालांकि अभी से पढ़ना शुरू करो, अगर पहले से नहीं पढ़े तो अभी पढ़ो। स्पेक्ट्रम को कई बार पढ़ लेना। स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम जो है सफिशियंट बुक है आपको मेंस का हिस्ट्री का कवर करने के लिए, नेशनल मूवमेंट और जो भी है। प्लस बिहार के पर्सपेक्टिव में जो पीवाई क्यूज है उसको थोड़ा सॉल्व कर लेना कि बताओ भाई बिहार में जो है क्विट इंडिया मूवमेंट का किस तरीके से विस्तार हुआ, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन का बिहार के संदर्भ में जो है सो डिस्कस करो। तो वो सब चीज जो बिहार स्पेसिफिक बुक है या फिर हम लोग भी क्लास में डिस्कस करेंगे, तो उससे बस पॉइंट सब नोट कर लेना। लेकिन किसी भी नेशनल मूवमेंट का, राष्ट्रीय आंदोलन का कॉज क्या था, रीजन क्या था, ये सब आपको स्पेक्ट्रम में अच्छे से मिल जाए, है ना। तो इसको है सब बेस बना के कई बार पढ़ना, रट डालना स्पेक्ट्रम, है ना। जो नेशनल मूवमेंट है, रोल ऑफ एजुकेशन है, राइज ऑफ एजुकेशन है, ट्राइबल मूवमेंट्स जो दिया हुआ है, थोड़ा सा गूगल भी यूज करो, है ना। कई बार कुछ होता है स्पेक्ट्रम में कुछ चीजों को उतना इलेबोरेटली डिस्कस नहीं करता है, तो गूगल पे जाकर के जो है थोड़ा सा देख लिए कि कुछ पीडीएफ है क्या इसके रिगार्डिंग, अगर वहां से मिला तो उसको थोड़ा सा सब्सटेंशिएट करके पढ़ लिए, है ना। तो ये है हिस्ट्री। दूसरा क्या है, जो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इसी में आता है, ठीक है। करंट अफेयर्स में जो है, अब जो है पहले क्या था, बीपीएससी मतलब 69 से पहले, है ना, उसके पहले 68 से पहले, बेसिकली 68 से पहले कि 3 3 6 2 8 8 ही क्वेश्चन आपको करना होता था, है ना। जैसे जीएस पेपर 1 में जैसे 3 सेक्शन है, ये स्टैट्स का सेक्शन है ना। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन, यहाँ से 3 क्वेश्चन और यहाँ से 2 क्वेश्चन, है ना। 3 3 6 2 8 हो गया, तो वो थोड़ा आसान होता था, है ना, सभी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते थे। अब क्या कर दिया मेंस में 68वीं के बाद से कि अब जो है क्वेश्चन जो है, जैसे अभी भी आपको 3 क्वेश्चन करना होगा, हिस्ट्री में 3 क्वेश्चन करना होगा, लेकिन जो पहला क्वेश्चन होगा वो कंपलसरी होगा, ठीक है, कंपलसरी होगा। और इसमें भी 5 क्वेश्चन होगा, 5 छोटा छोटा क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 8 नंबर का, 7 नंबर, समझ में आया? यानी कि अभी भी 3 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से करवाएगा, लेकिन जो पहला क्वेश्चन होगा वो कंपलसरी होगा, और उसमें से 5 क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर्स रहेंगे, ठीक है। बाकी बचा 2, है ना, यानी कि 2 हो गया, ये 5। तो हिस्ट्री से आपको इफेक्टिवली कितना क्वेश्चन करना पड़ा, 7 क्वेश्चन, समझ में गया। सेम ऐसे ही करंट अफेयर्स में, है ना, कि पहले 3 क्वेश्चन करवाता था, अब क्या करता है कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी, उसमें 5 क्वेश्चन, अब प्लस 2 क्वेश्चन और यहाँ पे भी 7, ठीक है। और जो स्टैट्स है, स्टैट्स में 2 क्वेश्चन जो होता है, एक क्वेश्चन में 5 5 क्वेश्चन पार्ट होता है, 5 और 5 यानी कि 5 5 10 और 7 17 7 24। तो पेपर 1 में 24 क्वेश्चन करना है आपको, समझ में गया। कहाँ पहले 8 क्वेश्चन लिखना होता था, अब 24 क्वेश्चन, ठीक है। अब जो है मेंस बहुत मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो गया है लोगों के लिए, क्वेश्चन छूट जा रहा है, लिख नहीं पा रहे हैं बच्चे। और जाहिर सा बात है कि 3 घंटा में आप 24 क्वेश्चन लिखवा रहे हो, यूपीएससी भी इतना नहीं लिखवाता। यूपीएससी 3 घंटे में 20 ही क्वेश्चन करवाता है, और ये 24 क्वेश्चन लिखवा रहा है ना। ऊपर से स्टैट्स, अगर स्टैट्स आपने, अगर 2 स्टैट्स को जो टाइम जो है कितना लेना है टाइम, अगर आपका प्रैक्टिस बढ़िया है, अगर आपने सवाल को ठीक से समझ के कर दिया, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 मिनट, 50 मिनट में आपको दोनों स्टैट्स के क्वेश्चन कर लेने हैं। सबसे पहले स्टैट्स ही करना है बीपीएससी के मेंस में। कभी भी मेंस दो, पहला क्वेश्चन जीएस पेपर 1 में क्या करना है, स्टैट्स करना है ना, स्टैट्स करना है। अगर हिस्ट्री से स्टार्ट करोगे, करंट अफेयर से स्टार्ट करोगे, स्टैट्स नहीं कर पाओगे, छूट जाएगा, ठीक है। तो पहले स्टैट्स करना है ना। उसके बाद देखो कि अगर तुमने 50 मिनट में नहीं किया, है ना, सपोज के 2 क्वेश्चन करने में कई बार लोगों को मैंने देखा है 1.5 घंटा लग जाता है, ठीक है। कहीं पे उलझ गए, सवाल ठीक से समझे नहीं, कहीं पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए, थोड़ा सा कट कर दिए वहां पे, 1.5 घंटा अगर आपने लगा दिया यहाँ पे, है ना, 1.5 आवर्स अगर आपने लगा दिया, तो आपके पास कितना बचा नेट, 1.5 घंटा बचा। और इस 1.5 घंटा में जो है आपको कितना क्वेश्चन करना है, 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, छूट जाएगा। इसीलिए मेंस का जब भी मौका मिले लिखने का, तो बढ़िया से प्रैक्टिस करना है स्टैट्स का, ताकि 50 मिनट्स के अंदर जो है हमारा, है ना, इवन अगर 1 घंटा भी करोगे ना तब भी मैनेजेबल है। लेकिन अगर एक से ऊपर बढ़े तो तुम्हारा इधर का जो क्वालिटी है वो बहुत है सो खराब हो जाएगा। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, नहीं ठीक से लिख पाओगे, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट और अपने जहन में बैठा लो, है ना, कि
बीपीएससी के मेंस में बीपीएससी के मेंस में कभी भी भूल करके शॉर्ट आंसर पहले मत कर। समझ में गया? अगर शॉर्ट आंसर पहले करोगे सिलेक्शन नहीं। लिखिए, उसके पीछे का रीजन बताते हैं, है ना। ऑलवेज स्टार्ट, अगर पेपर 1 है, ऑलवेज स्टार्ट विथ स्टैट्स। ऑलवेज डू स्टैट फर्स्ट। स्टैट फर्स्ट, इसको पहले निपटा के निश्चिंत हो जाओ। ठीक, 72 नंबर को सिक्योर कर लोगे आराम से। अगर स्टैट सही हो गया, पूरा का पूरा मार्क्स 72 नंबर मिल जाएगा। ठीक। दूसरा, सेकेंड, उसके बाद गो विथ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। गो विथ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस क्यों? क्योंकि ये 38 नंबर का है। ठीक, 38 नंबर का है ना। अगर इसको आपने ठीक से किया, है ना, एक आइडियल समय कितना होना चाहिए एक लॉन्ग आंसर को लिखने के लिए? 7 मिनट। 8 मिनट में लॉन्ग आंसर लिखाएगा जी? 15? बोली लगा रहे हो? शॉर्ट को 8 में लिखोगे तो नहीं कर पाओगे पेपर पूरा। ठीक, हम बता रहे हैं। जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ना, उसका आइडियल समय जो है, अगर आप मतलब बढ़िया से कंटेंट लिखना चाहते हो, तो 20 मिनट्स, 18 से 20 मिनट में आपको लिख देना है। ठीक है, 18 से 20 मिनट। अगर आप 18 से 20 मिनट लेते हो तो आपका क्वेश्चन पूरा अच्छे से डील होगा, और बाकी क्वेश्चन भी अच्छे से आंसर करोगे, शॉर्ट वाला भी छूटेगा कुछ नहीं। अगर ये आधा घंटा किए, होता है, कभी ट्राई करके देखना लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिख करके, है ना। मैंने लोगों को देखा है, कॉपी चेक कई बार ऐसे लोगों से किए हैं। आधा घंटा 35 मिनट में जो है सो एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, वर्ड लिमिट बीपीएससी नहीं देता है ना, नहीं देता है। लेकिन मेरे हिसाब से क्या है कि अगर आप 400 वर्ड लिखते हो तो वो मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ है। लेकिन अगर आपका कंटेंट अच्छा है, फ्लो चार्ट बना करके अगर अगर आपने बढ़िया प्रेजेंट कर दिया ना, तो अगर आपका 300 350 वर्ड भी है, ये मोर देन एनफ है। समझ में आ गया? ये 400 वर्ड इसलिए क्योंकि पहले के जो लोग जो थे, जो कि 8 क्वेश्चन जो करना होता था, वहां पे 400 वर्ड 450 वर्ड लिख करके आते थे, है ना। लेकिन अब क्या है कि क्वेश्चन का संख्या ऐसे देखो 24 हो गया है। अब अगर 400 वर्ड के पीछे जाओगे तो क्या होगा कि बाकी जो शॉर्ट आंसर है वो छूट जाएगा। शॉर्ट आंसर का तो मतलब ही नहीं है, पता नहीं क्यों पूछ रहा है। या तो तुम 20 क्वेश्चन पूछो जैसे यूपीएससी पूछता है ना, कि 10 क्वेश्चन है सो 10 मार्क्स का, 10 क्वेश्चन 15 नंबर का। ये तो अलग ही दिशा में जो है चलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 7 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 38 नंबर का। ये तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। इस बार देखो बीपीएससी का पेपर 2 में, जीएस पेपर 2 में, है ना, फिजिकल ज्योग्राफी का सवाल पूछा मॉनसून का मैकेनिज्म के ऊपर, है ना। ये है सो 7 नंबर का भी सवाल था और 38 नंबर का भी सवाल। मॉनसून तो मॉनसून है भाई, उसका फीचर्स कैसे ओरिजिन होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो तो उसमें भी लिखना पड़ेगा। हो सकता है बस उसमें फ्लो चार्ट बना के निकल जाओ, है ना। तो ये जो है पता नहीं मतलब कौन सा नशा करके पेपर सेट किया कि शॉर्ट आंसर में भी मॉनसून पूछा, लॉन्ग आंसर भी मॉनसून पूछा, है ना। तो ये मतलब नहीं है ना। तो ये चीज यहाँ पे होता है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन ऐसा पैटर्न आ रहा है तो सबके लिए ऐसा ही पैटर्न है ना, सबको यही समस्या, कॉमन समस्या है। तो उसका निवारण ये है कि आप कुछ स्ट्रेटजी इस तरीके से बनाइए कि स्टैट्स को पहले करिए, फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को करिए, उसका टाइम लिमिट सेट करके, और फिर शॉर्ट आंसर्स पे जंप करिए लास्ट, है ना। कभी भी शॉर्ट आंसर पहले से नहीं उठाना है ना। दूसरा, मेंस का है सो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन, मतलब आफ्टर, अगर पीटी देखो, होता क्या है कि लोग पीटी देने के बाद, है ना, सबसे पहले काम करते हैं कि अपना मार्क्स मिलाते हैं। फिर यूट्यूब पे चलता है कट ऑफ का जो है पूरा ड्रामा, है ना। इस बार तो खैर लोगों का होश ही उड़ गया, कोई भी है सो 80 82 से ऊपर, 85 से ऊपर बोल ही नहीं रहा था कट ऑफ जाएगा, है ना। 80 से 85, 69 तक ऊपर, है ना, कट ऑफ गया 68 से भी एक नंबर ज्यादा, 91 चला गया। तो ये मान के चलो कि ये जो कट ऑफ है ना, ये अब हर साल आगे जाएगा, ये मान लो। और ये अभी से नहीं, 67वां से, 68वां से और 69 से 3 साल का पैटर्न रहा है कि जो लोग जितना कट ऑफ सोचते थे उससे 10 15 नंबर ज्यादा कट ऑफ जाएगा। ये आगे भी यही रहेगा। ठीक है। तो इसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि जो है मतलब पेपर जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि पेपर है सो लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सब फालतू का बात है ना। होता भी होगा तो बहुत माइनर स्केल पे होता होगा, है ना। लेकिन दिक्कत क्या है कि अब जो है यूपीएससी के बच्चे यहाँ पे, चूंकि रेगुलर एग्जाम होने लगा है बीपीएससी, भीड़ बढ़ गया है यूपीएससी। ठीक है, पहले क्या था कि बीपीएससी जो है हम लोग जिस समय एग्जाम देते थे, 4 साल 5 साल में एक बार एग्जाम होता। ठीक है, उसमें मतलब लोग यूपीएससी वाले इधर आते ही नहीं थे।
फॉर्म ही नहीं भरते थे, कह रहे कौन फॉर्म भरेगा, पता नहीं इस साल फॉर्म भरे 5 साल बाद एग्जाम हो। अब क्या है कि हर साल एग्जाम हो रहा है और सीट भी अच्छा खासा आ रहा था, तो उधर का क्राउड उधर घुस रहा है ना। इसी वजह से कट ऑफ भी ऊपर है सो जा रहा है ना। तो आपको भी अपना तैयारी जो है लेवल जो है सो थोड़ा बढ़ा के रखना पड़ेगा, है ना। ये हो गया। दूसरा देखो कि ये जो है आपका जीएस पेपर 2 में आ जाओ, है ना। जीएस पेपर 2 में क्या होगा, यहाँ पे भी 3 सेक्शन होगा, है ना। 3 सेक्शन होगा जीएस पेपर 2 में भी, ठीक है। जीएस पेपर 2 में भी 3 सेक्शन है। जो पार्ट ए होगा, पार्ट बी होगा और पार्ट सी होगा। पार्ट ए जो है ये पूरा का पूरा पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी 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 वाले में तो मैंने जितना अकेडमी में पढ़ाया था, है ना, सब उससे बच्चे जो भी है नोट्स, है ना, उसके थ्रू सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो वो चीज है, अगर मौका मिलेगा आपको, मेंस अगर आप पीटी क्वालिफाई करते हो तो ये वाला सेक्शन मैं आपको अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगा, उसका टेंशन, है ना। पॉलिटी ये हो गया। दूसरा है ना, इसमें भी सेम वही कि 3 क्वेश्चन करना होगा, है ना। एक जो है शॉर्ट आंसर होगा और 2 जो है सो लॉन्ग आंसर होगा, ठीक। फिर पार्ट बी में आपको क्या रहेगा, सोशल सॉरी इकोनॉमी और ज्योग्राफी मिक्स रहेगा, है ना। ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमी मिक्स रहेगा, ठीक है। ज्योग्राफी और इकोनॉमी मिक्स रहेगा, जैसे कि ज्योग्राफी में इस बार मानसून के ऊपर भी सवाल पूछ लेगा, इकोनॉमी में कई बार पॉवर्टी के ऊपर सवाल पूछेगा, है ना। पॉवर्टी क्या है, इन इक्वालिटी के ऊपर, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, है ना, इसके ऊपर सवाल पूछेगा। तो कहने का मतलब है कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी मिक्स रहेगा यहाँ, है ना, सेक्शन 2 में। पेपर 2 का सेक्शन जो बी है उसमें, हाँ पार्ट बी में, यहाँ पे भी आपको 3 क्वेश्चन करना होगा। एक है सो शॉर्ट और 2 है सो लॉन्ग, ठीक है। ये आ जाओ साइंस, ठीक है। ये साइंस, साइंस में क्या है कि यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन करना होगा। 2 में से एक शॉर्ट आंसर जो है, मतलब एक क्वेश्चन शॉर्ट रहेगा जिसमें 5 पार्ट रहेगा और एक लॉन्ग रहेगा, है ना। तो ऐसे करके आपका पूरा का पूरा है सिलेबस कवर हो जाता है बीपीएससी, है ना। ये हो गया। तो इसमें भी वही स्ट्रेटजी कि कोई भी सेक्शन है, अब इसमें से कोई भी पहले उठा सकते हो सकता है कि साइंस पे आपको क्वेश्चन जो है बिल्कुल रटा हुआ क्वेश्चन आ जाए, है ना, कि डिस्कस द रोल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। उसको आप प्रैक्टिस कर गए हो, सारा डेटा याद है, जैसे सवाल भी ना धर 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 लिख दिए, है ना। तो ऐसे करके आपको जो भी सेक्शन लगता है कि हाँ इसका सवाल थोड़ा कंफर्टेबल है लिखने में लॉन्ग आंसर में, इसको पहले कर दो। उसके बाद फिर शॉर्ट आंसर पे जाओ, है ना, शॉर्ट आंसर पे जाओ, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी आपको है सो फॉलो करना है मेंस के लिए। बाकी एक बार पीटी का हम लोग अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, एग्जाम आप लोग दे लो, तो उसका प्रॉपर एक बीपीएससी मेंस का जो है हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे और उसमें एक्सॉस्टिवली आपको चीजों को कवर करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलो बाकी एक हिंदी लिटरेचर का, हिंदी का बचा, हिंदी लैंग्वेज का पेपर, हिंदी लैंग्वेज का पेपर। तो इसमें क्या है कि अब देख रहे हैं कि इसका भी पैटर्न चेंज कर, है ना। अगर आप देखो 68 का पेपर, 69 का पेपर, तो उसके पहले जो सवाल आता था ना वो एकदम रिपीटेड था, है ना। पिछले 3-4 साल का पेपर देख लो, सेम वही क्वेश्चन रिपीट कर देता था। अब क्या किया है कि इसको भी थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है। अब हिंदी ग्रामर का कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जिसे ये सवाल नहीं पूछता है ना। पहले क्या था, पहले हिंदी का पेपर में क्या करता था, है ना, लैंग्वेज पेपर में, कि आपको एक पर्यायवाची शब्द पूछ लेगा, ठीक है। पर्यायवाची शब्द पूछ लेगा, है ना। कुछ मुहावरा का मतलब पूछेगा कि मुहावरा का अर्थ जो है बताइए, और उसका जो है सो किसी वाक्य में उसका, है ना, आप सेंटेंस में उसका ऐसे फॉर्मेशन करके बताइए। फिर एक या तो संज्ञा या सर्वनाम का डेफिनेशन पूछ लेगा, उसके टाइप्स को बता दो, या फिर यहीं पे जो है आपको विशेषण के ऊपर कोई एक रहेगा। अब क्या किया है इस बार का पेपर या फिर इसके पहले का पेपर देखो, तो उसमें क्या किया है कि ये सब तो रहेगा ही रहेगा, है ना। अब संज्ञा का भी सवाल रहेगा, सर्वनाम का भी सवाल रहेगा, क्रिया विशेषण भी पूछ लेगा कि बताओ ये 5 जो है इसमें कौन सा विशेषण लगा हुआ है ना। ये समास के ऊपर सवाल पूछ लेगा। पहले समास का पूछता था कि बताओ समास का क्या परिभाषा है और उसको अर्थ सहित बताओ। अब क्या करेगा कि आपको 5 वर्ड दे देगा, 10 वर्ड देता है, बोलता है इसमें से किसी 5 का है सो समास बताइए कौन सा समास है। समझ में आ गया। अब जो है वो मतलब कि सिर्फ एक दिन दो दिन पहले पेपर पीवाईक्यू देख लिए और एग्जाम देने चले गए, उससे काम नहीं बनेगा, है ना। तो हिंदी का भी थोड़ा सा भाषा का ज्ञान आपको है सो ले लेना है, ठीक है। और इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हिंदी का भी है ना एक घटना चक्र आता है, पूर्वावलोकन, उसको लेकर प्रैक्टिस कर लो, है ना। घटना चक्र का प्रैक्टिस कर लो, हिंदी का भी। हिंदी का जो कई सारे, जैसे कि यूपी पीसीएस दोगे तो वहां पे हिंदी का अच्छा खासा लैंग्वेज का पेपर पीटी में रहता है, ऑब्जेक्टिव, है ना। मध्य प्रदेश एमपी पीसीएस में भी है, सो हिंदी का पेपर ये सब रहता है। तो वो अच्छे से कंपाइल किया हुआ है। और अगर सपोज ये संज्ञा वाला चैप्टर है तो कितना टाइप होता है, उसका एग्जाम्पल क्या है, वो सब वहां पे दिया रहता है। तो मेरे हिसाब से, है ना, हिंदी का प्रैक्टिस करने के लिए
घटना चक्र का जो पीवाईक्यू है वो लेके प्रैक्टिस कर लेना, वो अच्छा रहेगा और आपको काफी बेनिफिट करेगा। हिंदी के पेपर में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग हैं हिंदी में भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, हालांकि 30 ही नंबर लाना होता है यहाँ पे, लेकिन अगर बिल्कुल ही ब्लैंक होकर के जाओगे ना, नहीं पास करेगा। ठीक है, इसको लाइटली नहीं लेना है ना। इसका जो मार्क्स है वो आपको मेरिट में ऐड नहीं करता है, लेकिन क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर है, अगर उतना मिनिमम मार्क्स नहीं लाओगे तो बाकी जीएस पेपर चेक नहीं होगा। समझा गया? सबसे पहले हिंदी का पेपर चेक होता है, अगर उसमें आपने क्वालिफाई कर लिया है तभी बाकी का एसए पेपर जो है आपका जो जीएस पेपर है वो चेक हो, है ना। तो हिंदी को लाइटली नहीं लेना है ना, इसको बिल्कुल। जिनका हिंदी बैकग्राउंड नहीं रहा है उनके लिए ये बहुत बड़ा समस्या भी है। ठीक है, तो ये जो है जरूर से ले लेना। ठीक है, ये इससे प्रैक्टिस करोगे और उसमें जो डेफिनेशन दिया रहता है वहां से थोड़ा सा नोट्स बना लोगे, आप हो जाएगा। ठीक, ऑप्शनल का देखो। ऑप्शनल तो खैर अब यहाँ पे जो है क्वालिफाइंग कर दिया है ना, क्वालिफाइंग कर दिया है, क्वालिफाइंग कर दिया है ऑप्शनल। दैट मीन्स कि अब आपका ऑप्शनल जो है उसका मार्क्स ऐड नहीं होगा। दूसरा बात है कि ऑप्शनल जो है अब एमसीक्यू बेस्ड हो गया है, ऑब्जेक्टिव हो गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो गया है। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि अब जो है आपसे वही जो 4 ऑप्शन और ऐसा वाला सवाल आपसे पूछा जाएगा, 100 नंबर का कुछ रहता है, उसमें से आई थिंक 40 नंबर शायद लाना होता है। कितना है? 40 है ना? 33 नहीं है, 40 है। 40 है ना? एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मुझे लग रहा है कि 40 है ना। तो इस बार का जो क्वेश्चन जो है 69th बीपीएससी का मेंस का जो पेपर है, मैंने बहुत सारे बच्चों से जो है बात किया, तो जैसे कि पॉबैट का पेपर था, है ना, ये सब काफी डिफिकल्ट पूछ दिया। पॉल साइंस का जो पेपर है ना, काफी डिफिकल्ट पूछ दिया इसे। समझ गया? अब ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव है तो है ना बिल्कुल ही बिना पढ़े चले गए देने के लिए, है ना, ऐसा नहीं करना है। ऑप्शनल का कम से कम बेसिक जो है ना, नॉलेज होना चाहिए। तो आपका जो भी ऑप्शनल हो, कोई भी ऑप्शनल हो, उसका क्या करना, जैसे कि किसी का पॉबैट हो, पॉल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी हो, हिस्ट्री हो, करना क्या है कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है ना, उसका पीवाईक्यू तो जो है बुक ले लेना उस सब्जेक्ट। समझ में आ गया? उससे प्रैक्टिस कर जाना। उसमें जो भी सॉल्व क्वेश्चन बैंक रहेगा, है ना, प्रीवियस क्वेश्चन जो रहेंगे, वहां से प्रैक्टिस कर लेना। उससे बाहर आपको जो है करने का जरूरत नहीं है ना। लेकिन हाँ, ऑप्शनल पढ़ना है। अब ऐसा नहीं कि कभी पॉल साइंस पढ़े ही नहीं है, सीधा भर दिया बीपीएससी में पॉल साइंस ले रहे हैं। तो बेसिक तो नॉलेज होना चाहिए ऑप्शनल का, लेकिन चूंकि एमसीक्यूज पैटर्न हो गया है प्रैक्टिस करने के लिए, तो ऐसा कुछ एक बुक जो है यूजीसी नेट सब का जो है वो आप ले सकते हो। ठीक, किसी भी ज्योग्राफी सब का चाहे जो भी ऑप्शन है उसका, है ना, तो वो आपको अच्छा खासा एक प्रैक्टिस करवा देगा और कहीं ना कहीं जो क्वालिफाई करने के लिए जितना नंबर चाहिए उतना नंबर आ जाए, है ना। इसमें टॉप नहीं करना है कि 100 में से हमको 90 नंबर लाना है, कोई मतलब ही नहीं है। बस जो कट ऑफ जितना क्वालिफाई है उससे एक नंबर बस ज्यादा लाना है, और निगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, है ना, निगेटिव मार्किंग सब नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आज का मतलब, ये मतलब मेंस का जो है पूरा का पूरा, है ना। तो चलो आज ज्योग्राफी का हम लोग थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं सेशन, है ना, रिगनेस करते हैं उसका। बाकी आप लोग भी जो है अपने एंड से भी एफर्ट डालिए, है ना, और चीज़ों को समझिए कि कैसे तैयारी करना है। तो ये एक स्ट्रेटजी जो है अगले 3 महीने के लिए बता दिए। करंट अफेयर्स को बढ़िया से पढ़ना है, और जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा है ना, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, तो उसको जो है अच्छे से आप रिवाइज करो। लुसेंट से कई बार रिवाइज कर सकते हो, प्लस घटना चक्र से प्रैक्टिस करो एमसीक्यूज को। और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है खास करके मॉडर्न हिस्ट्री का, उसको स्पेक्ट्रम से पढ़ लो। खास करके नेशनल मूवमेंट हो गया, है ना, एजुकेशन का जो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन हो गया, है ना, ये सब जो है गवर्नर जनरल्स का क्या रोल रहा है, ये सब स्पेक्ट्रम में चैप्टर है, उसको बीच बीच में पढ़ के प्रैक्टिस कर लो, है ना, हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर लो। स्पेक्ट्रम अपने आप में बहुत ज्यादा वाइड भी है ना, तो सारा नहीं पढ़ना है, सारा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, नेशनल मूवमेंट से सवाल रहता है ना, नेशनल मूवमेंट से पढ़ लिए, जैसे कि आप 1905 से स्टार्ट करो, है ना, पार्टीशन ऑफ इंडिया, वहां से स्वदेशी मूवमेंट, सॉरी पार्टीशन हो गया, बंगाल पार्टीशन, स्वदेशी मूवमेंट हो गया, है ना, फिर उसका नॉन जो है आपका 1916 का होम रूल लीग हो गया, है ना, ऐसे करके नॉन कॉपरेशन हो गया, सिविल डिसोबीडियंस हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, उसको अच्छे से पढ़ के नोट्स बना लिए। उसके समय कौन से लीडर्स एक्टिव थे, उन्होंने क्या सब इनिशिएटिव्स लिया, उस समय क्या कोई मैगजीन वैगजीन ये लोग चलाए क्या, है ना, कौन जेल में कहाँ चला गया, है ना, ये सब करके जो है माइन्यूट डिटेल्स जो है नेशनल मूवमेंट का, उसको पढ़ लो अच्छे से स्पेक्ट्रम। प्लस उसके बाद घटना चक्र से पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लो सारे नेशनल मूवमेंट्स का, है ना। दूसरा, जो आपका मेडिवल है, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि मेडिवल को लेकर बहुत परेशान है ना। बीपीएससी पीटी क्वालिफाई करोगे कि नहीं करोगे, ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है आपके मेडिवल हिस्ट्री। समझ में आ गया? मेडिवल हिस्ट्री को उतना ही पढ़ो जितना उसका आपके सिलेक्शन में रोल है। हार्डली 3 से 5 सवाल आता है, और
मेडिवल हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिमेरिट है कि इसमें इतना ज्यादा फैक्ट्स भरा हुआ है, कॉन्सेप्ट्स गायब है ना, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स है कि ये राजा है, उसको उसने मार दिया, उसने वहां एक्वायर कर लिया, उसने वहां पे ट्रीटी साइन कर लिया, उसने वहां पे मकबरा बना दिया, उसने वहां पे ये कर दिया। उसको बस उतना ही के लिए रखो कि भाई नाम सुना रहे, अगर लगे कि हाँ इसका ऑप्शन गेस कुछ ऐसा लग रहा है कि सुना सुना नाम है, मार के निकल गए, है ना। अब ये नहीं कि हमको अब अगले 2 महीने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ के उसको पूरा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, ऐसा मत करना। उससे ज्यादा समय मॉडर्न में देना, एंशियंट में देना, बिहार के हिस्ट्री में देना, प्लस और है समय साइंस में दे दो, अपने करंट अफेयर्स में दे दो, मैथ्स का 10 क्वेश्चन, रीजनिंग का 10 क्वेश्चन पे दे दो, वो ज्यादा आपको फ्रूट दे देगा। मेडिवल के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना है मेडिवल में, है ना, जो सर जैसे प्रकाश सर क्लास लेते हैं तो वो बहुत सारे चीज आपको पढ़ा ही देते हैं, है ना, तो वो आप अटेंड कर लो। लेकिन अगर आप किसी टेक्स्ट की बात करते हो, है ना, तो सिंपल लूसेंट में जितना फैक्ट्स दिया हुआ है दिया हुआ है मेडिवल में, कि कौन सा डायनेस्टी कब आया, उसको किसने फाउंड किया, है ना, उसका टेरिटरी कहाँ पे था, है ना, बस इतना। हाँ, उसमें यही सब फैक्ट्स देके पढ़ो, और प्लस घटना तक से प्रैक्टिस कर लो, है ना। घटना तक से बता देंगे, ज्योग्राफी तो खैर हम बता ही रहना। तो मेडिवल के लिए, है ना, मेडिवल के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी मत पढ़ो, मत पढ़ो। अरे इसको पहले करने दो, पहले ही ज्योग्राफी पे चले गए। एंशियंट एनसीईआरटी आर एस शर्मा का बहुत अच्छा बुक है ना, अगर पहले नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो, है ना। लेकिन मेरे हिसाब से अभी अगर पढ़ने का मन है तो बहुत फास्ट तरीके से पढ़ के निकलो। अब ऐसा नहीं कि 1 महीने में पढ़ रहे हैं। नहीं तो देखो एनसीईआरटी देखो, दो एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो बहुत अच्छा है ना, है तो सतीश चंद्रा भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसका रेलिवेंस नहीं है ना, समझ रहे हो ना। मेडिवल उतना पढ़ के रिसर्च नहीं करना है। एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो है पुराना वाला ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा एंशियंट का, वो पढ़ लो। और अगर ये सब स्पेक्ट्रम अगर नहीं पढ़े हो, पहले कभी नहीं पढ़े हो, तो एटलीस्ट विपिन चंद्रा का जो ओल्ड एनसीईआरटी आता है उसको पढ़ लो, ठीक है। विपिन चंद्रा का जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो पढ़ लो, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री का। जो विपिन चंद्रा है ना, इसके 2 बुक आते हैं। एक आता है जो वॉल्यूमिनस बुक है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। अगर शौक है पढ़ने का, हॉबी है हिस्ट्री पढ़े थोड़ा, तो पढ़ लेना। लेकिन ऑप्शनल में हम लोग पढ़े हुए हैं, यूपीएससी में पढ़े हुए हैं, बट आपको बीपीएससी के लेवल पे वो किताब नहीं पढ़ना है। अगर आपको यूपीएससी देना है कभी तो फ्री टाइम में पढ़ लेना, लेकिन स्पेक्ट्रम ही अल्टीमेटली काम आएगा, ठीक है। अरे देखो, जो आपका स्पेक्ट्रम जो हिस्ट्री का बुक है ना, जो स्पेक्ट्रम हिस्ट्री का बुक है, ये आपको 2 बुक का कंपाइलेशन। कौन सा? एक बिपिन चंद्रा, है ना, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, प्लस डीएल ग्रोवर, ग्रोवर एंड मेहता, है ना, ग्रोवर एंड मेहता, ये दोनों बेसिकली जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है वो लोग पढ़ते हैं। इसी दोनों बुक को कंपाइल करके डेटा जो है स्पेक्ट्रम में है सो दे दी, ठीक है। तो अगर आप स्पेक्ट्रम को मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हो तो आप ऑलरेडी बिपिन चंद्रा और ये दोनों बुक को पढ़ लिया, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम को कई बार पढ़ो, ठीक है। तो ये हो गया। प्लस मेडिवल के लिए मैं आपको बोल रहा था कि बस जो लूसेंट में जीके में जितना दिया है वो, और घटना चक्र में जो क्वेश्चन बैंक है, बस उसके बाहर नहीं करना, है ना, लोड लेना ही नहीं है। उसके बाहर अगर कोई सवाल दिखता है, नहीं आता है, अगर गेस लेने का मन है तो करो, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ो। उससे ज्यादा समय करंट अफेयर्स पे दो, बिहार का जीके पे दे दो, बिहार का पॉलिटी पढ़ लो, बिहार का हिस्ट्री पढ़ लो, बिहार का ज्योग्राफी पढ़ो, है ना। प्लस बिहार का करंट अफेयर्स पढ़ लो, बिहार का बजट पढ़ लो, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो। पढ़ने के लिए कम कंटेंट है क्या, जो ऑलरेडी मेडिवल में उतना समय दोगे, है ना, ठीक है। हाँ बहुत अच्छा है वो, लूसेंट जो है अच्छा है। लेकिन 2 बुक मेरे हिसाब से अगर आप कवर करते हो तो बेटर रहेगा। एक लूसेंट ले लो। देखो बिहार के लिए बता देते हैं ना, बिहार के लिए क्या है कि अगर आपको बिहार का तैयारी, मतलब बिहार का जीके करना है, बिहार जीके, है ना, बिहार जीके, तो इसमें कई सारे बुक्स जो है मार्केट में अवेलेबल है ना, कई सारे बुक्स है। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है, सपोज इंग्लिश मीडियम है ना, इंग्लिश मीडियम है, तो इंग्लिश मीडियम के लिए क्राउन पब्लिकेशन का बुक ऐसे लोग पढ़ते हैं, ठीक है। क्राउन पब्लिकेशन का बुक ऐसे लोग पढ़ते हैं। अगर आपका हिंदी मीडियम है ना, हिंदी मीडियम है, तो हिंदी मीडियम में कई सारे बुक्स जो है सो अच्छे अच्छे बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि सबसे पहला जो सबसे पॉपुलर बुक है इम्तियाज अहमद, ठीक है। इम्तियाज अहमद का जो बुक आता है ना, उसको लोग पढ़ते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आप इम्तियाज अहमद को ना पढ़ें। इसका बुक, इसका एक ऑब्जेक्टिव बुक आता है ना, ऑब्जेक्टिव आता है, उससे प्रैक्टिस करो, समझ में गया। इम्तियाज अहमद का 2 बुक आता है, एक आता है जिसमें थ्योरी रहता है, सारा चीज डिस्क्रिप्टिव रहता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव, है ना, उसमें हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का,
बिहार का जो भी न्यूज है वो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस्ड उसमें दिया रहता है ना। तो ये ले लेना, ऑब्जेक्टिव वाला ले लेना, ठीक। अगर सब्जेक्टिव पढ़ना है हिंदी में, है ना, तो एक तो लुसेंट है, लुसेंट है बिहार का लुसेंट, है ना, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। नहीं तो दूसरा एक है आपको केवीसी नैनो पब्लिकेशन, केवीसी नैनो पब्लिकेशन का बिहार समग्र जिसको बोलते हैं, है ना, बिहार समग्र करके इनका है, सो एक बुक आता है बिहार समग्र, ठीक है। केवीसी केवीसी नैनो का, बीपीएससी का पीवाईक्यू, किसी भी पब्लिकेशन का ले लो, किरण पब्लिकेशन ले सकते हो, केवीसी का ले सकते हो, कोई भी है। कि अगर पीवाईक्यू में देखना है तो कोई भी ले लो, केवीसी का ही ले लो, किसी का भी ले लो। तो ये आपको बिहार जीके के लिए मैंने आपको बताया कि अगर इंग्लिश मीडियम में है तो टर्म पब्लिकेशन को आप फॉलो करो, ठीक। अगर हिंदी मीडियम है तो एक लुसेंट और एक केवीसी नैनो आप ले सकते हो, और इंग्लिश मीडियम भी है तो एक क्राउन और एक लुसेंट आप फॉलो करो, दो किताब को फॉलो करो, ठीक है। दो किताब, ज्यादा समय नहीं लगता है ना, पतला पतला बुक है ना, पढ़ोगे। अगर हिस्ट्री आपने पढ़ रखा है बिहार का, मतलब नेशनल हिस्ट्री तो है, आधा तो बिहार का हिस्ट्री उसी में है। अगर एंशियंट हिस्ट्री देखते हो तो आधा तो बिहार का एंशियंट हिस्ट्री है ना, मौर्याज हो गया, जो भी है, अशोका empire है, जो भी है, सब तो बिहार का हिस्ट्री है। तो वो वहां से कवर करोगे, जल्दी कवर हो जाएगा। लेकिन हाँ, इससे प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत कॉन्फिडेंस भी देगा बिहार के जीके को, उसके क्वेश्चन को ठीक से टारगेट करने के लिए। ये इम्तियाज अहमद का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ये अपडेटेड वाला लेना। अपडेटेड का मतलब, जैसे कि इस बार का एग्जाम कब होगा, सितंबर में होगा, है ना। तो इस बार का जो बुक आएगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें इस साल का इकोनॉमिक सर्वे का सवाल हो, इस साल के बजट का सवाल हो, है ना। ऐसा नहीं, इंग्लिश में नहीं आता, इंग्लिश से प्रिंट नहीं करता, ये हिंदी में सिर्फ प्रिंट करता है ना। लेकिन कोई समस्या नहीं है, और ना उतना पढ़ने के लिए मैनेज हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये लेकिन आप ले जरूर लेना ये, ठीक है, ये बहुत अच्छा है, इससे प्रैक्टिस करना है ना। ये हो गया, ठीक है। जीके बिहार कौन सा जीके? अच्छा, हाँ, करंट अफेयर्स के लिए, तो उसके लिए तो जो भी मार्केट में एक स्पीडी का आता है, हाँ, एडिटोरियल का भी आता है। हाँ, वही दोनों में से दोनों लेके प्रैक्टिस कर लेना, उतना काफी। हाँ, स्पीडी भी अच्छा है, एडिटोरियल का भी ठीक रहता है। पीडीएफ? नहीं नहीं, बुक लेके पढ़ो। मतलब कौन सा बुक टैब में है तुम्हारे? ठीक है, मतलब ये पढ़ना है, कहने का मतलब ये है। अब एग्जाम के पहले पता चला कि टैब जो है हैंग कर गया, है ना, फोल्डर है तो डिलीट हो गया, तो उसमें ऐसा टेंशन होगा, ठीक है। तो ये नहीं करना है, जो एसेंशियल बुक्स हैं उसका हार्ड कॉपी रखो, ठीक है। उतना भी पैसा नहीं बचाना है, क्या करोगे पैसा बचा के, हैं? ऐसे पिज्जा खाने के लिए रहेगा, है ना, 200 का बुक अगर बोल दे कि ये ले लो, तो सोचो कि नहीं नहीं, इसका तो पीडीएफ ही ठीक रहेगा, है ना। वो नहीं करो। हाँ, टैब में तो ऑलरेडी 15-20 हजार उसमें जो है सो दे दिए होगे, गलती से एप्पल का होगा तो फिर कहना ही क्या है, ठीक है। तो पीडीएफ से पढ़ो, पीडीएफ से पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो एसेंशियल बुक्स हैं वो आपके पास हार्ड कॉपी में होना चाहिए, है ना। पीडीएफ रखो सुपरफिशियल चीजों की, है ना, जो एसेंशियल है, अब जैसे स्पेक्ट्रम, वो पीडीएफ से नहीं पढ़ सकते, है ना। ये सब जो बुक है, क्राउन पब्लिकेशन है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इम्तियाज अहमद का है, तो इसके लिए जो है आपको बिल्कुल हार्ड कॉपी बुक जो है ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो वापस, आज मतलब एक सेशन मैंने आपको वो बता दिया है ना, कि क्या सब तैयारी कैसे करना है, क्या है। बाकी यहाँ पे हम लोग जो है इस पे आते हैं, ठीक है। ये सब कुछ पीसीएस का पूछा हुआ सवाल है, लेकिन बीपीएससी में इन सब डोमेन में नहीं जाता है, नहीं जाता है, बट फिर भी देख लो, है ना। In their book Introducing Cultural Geography, J. E. Spencer and W. L. Thomas have divided the world into how many cultural worlds। हालांकि ये सब थोड़ा ऑप्शनल का पर्सपेक्टिव से ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये जीएस का पर्सपेक्टिव नहीं है ना, ये ऑप्शनल का सवाल है ना, ये जीएस का नहीं है, ऑप्शंस का है। तो देखो, कल्चरल वर्ड्स मतलब कि कल्चरल रियाम्स, ठीक है। जो ज्योग्राफर होते हैं, खास करके जो ह्यूमन ज्योग्राफी, है ना, मानव भूगोल जिसको बोलते हैं, ना, ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, है ना, मानव भूगोल। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो जैसे कि पूरे वर्ल्ड में कौन सा कल्चर, कौन सा संस्कृति कहाँ पे कैसे डेवलप हुआ, क्या उसको हम लोग किसी एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कर सकते हैं क्या,
पॉपुलेशन का क्या फीचर होता है ना, तो वो सभी ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है ना। तो बीपीएससी में इस वाले सेक्शन से कुछ कुछ सवाल, जैसे कि सेंसस वाले डेटा जो है सो इंपॉर्टेंट होते हैं, सेंसस से सवाल पूछता है बीपीएससी, है ना। सेंसस, बीपीएससी का पीटी में सेंसस के ऊपर सवाल हमेशा पूछेगा, है ना। सेंसस का डेटा, जैसे कि बिहार का सेंसस का डेटा, है ना, कुछ डेटा जो कि नेशनल सेंसस से रिलेटेड हो, है ना। जैसे कि ये एक पेट क्वेश्चन है कि इंडिया में सबसे पहले जो है सो सेंसस ब्रिटिश के समय कब करवाया गया, है ना। 1871, 72, 72 है। उसके बाद जो रेगुलर जो 10 साल वाला था 1881 से स्टार्ट हुआ, है ना। तो ये पेट क्वेश्चन है ना, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछता है। लेकिन ये सब अगर गलती से कभी पूछ दिया तो इसका आंसर 12 है ना। कल्चर रियाम्स टोटल 12 है ना। हालांकि अलग अलग ज्योग्राफर ने अलग अलग नाम से जो है उस तरीके से अलग अलग कल्चर रियाम्स को जो है स्टडी किया है। किसी ने 5 बताया, किसी ने 6 बताया। लेकिन ये पर्टिकुलर जो व्यक्ति है जेई इसका आंसर, इसको मत लिखो, है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो। बीपीएससी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ना। लेकिन जो कि किसी पीसीएस में पूछा है, अगर ऐसा कुछ रिपीट करे कभी दिखे ऐसा, तो 12 पे मार दें, है ना, इसको मत पढ़ो। अगर ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, बाकी जीएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। हु इंट्रो, हाँ ये पूछ सकता है, क्योंकि ये काफी पेट क्वेश्चन है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है और काफी सिंपल क्वेश्चन है ना। कि हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म इन ज्योग्राफी। भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, है ना। ये तुम्हारी सैंपल मिसटाइप किया हुआ है, सैंपल है ना। सैंपल होता है स्पेलिंग SEMPLE, गलत स्पेलिंग है। जी टेलर, रेशल, हटिंगटन, है ना, ये सभी ज्योग्राफर हैं। तो बताओ किसने किया है। बिल्कुल, टेलर इज द राइट आंसर, है ना, जी टेलर। नियो डिटर्मिनिज्म इन ज्योग्राफी किसने दिया है, टेलर ने दिया है। यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगा यहाँ पे, है ना। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म। अगर ये वर्ड कहीं पे दिखे, डिटर्मिनिज्म कहीं पे दिखे, इसका मतलब क्या था, बताओ जी, तुम्हारे तो ऑप्शन ज्योग्राफी है। पढ़े हो पहले। हाँ, कुछ भी एक्सप्लेन करो ना कि ऐसा कुछ है, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट वही हो, तो जो भी आइडिया आ रहा है माइंड में बताओ। चलो कोई बात नहीं, बता देते हैं, परेशान नहीं होना है। देखो, देखो इसको समझो कि ज्योग्राफी में जो है मैन वर्सेस नेचर, मैन वर्सेस इन्वायरमेंट, है ना, यानी कि मानव और प्रकृति के बीच में कैसा रिलेशन है ना, उसको स्टडी किया गया, मैन वर्सेस इन्वायरमेंट, इसको समझो। ठीक है, मैन वर्सेस इन्वायरमेंट, ठीक है, मैन वर्सेस इन्वायरमेंट, इसको समझो, बहुत लॉजिकल भी है ना। इन्वायरमेंट, ठीक है, यानी कि मानव का, उसके जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, उसके बीच में कैसा जो है सो, है ना, रिलेशन कैसा है, कैसा संबंध, ठीक है। इसके 3 व्यूज हैं, 3 व्यूज, ठीक है, उसको समझो। एक होता है ना, 3 व्यूज क्या है, 3 व्यूज क्या सब है। एक है डिटर्मिनिज्म, डिटर्मिनिज्म ना, ये बेसिक है, इतना समझ लो। हालांकि ये सभी ऑप्शनल का चीज है, लेकिन जीएस में भी कई बार ऐसे पूछ देता है ना। डिटर्मिनिज्म है। एक है पॉसिबिलिज्म, पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म मतलब कि नियतिवाद, पॉसिबिलिज्म मतलब कि संभववाद, ठीक है। ये हो गया नियतिवाद, 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 ठीक। पॉसिबिलिज्म मतलब कि संभववाद, संभववाद, ठीक, ये हो गया। और इसके बीच का मिडिल पाथ है, दोनों के बीच, ये दोनों एक्सट्रीम है, ये दोनों एक्सट्रीम है। ये मिडिल पाथ, जैसे कि बुद्धा का क्या कहना है कि जीवन में हमेशा मिडिल पाथ को जो है वो फॉलो करो, तो ये है नियो डिटर्मिनिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म, डिटर्मिनिज्म, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी इसको बोलते हैं, ठीक। ये हो गया, ठीक है। तो सवाल आपसे यही पूछा कि किसने नियो डिटर्मिनिज्म के सिद्धांत को है सो प्रतिपादित किसने किया, किसने इस नियो डिटर्मिनिज्म को है सो फाउंड किया, है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। डिटर्मिनिज्म का देखो, जो नियतिवाद है, इसमें क्या है, इसका मतलब अवधारणा क्या है कि हमारे नेचर में, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीजें हो रही हैं,
है ना, उसको हम लोग काउंटर नहीं कर सकते हैं। यानी कि मानव जो है सो तुच्छ है उसके सामने। समझ में गया? तो ये जो है डिटर्मिनिज्म डिटर्मिनिज्म जो है, इसने किसको प्रेफरेंस दिया? इन्वायरमेंट को, नेचर को, है ना। इसके हिसाब से कि आप जो है पोलर एरियाज में जाके नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वहां का जो कंडीशन है वो ठंडा है ना, माइनस टेम्परेचर है, पानी आपको नहीं मिलेगा वहां पे, है ना, सब कुछ स्नो और आइस, है ना, ये सब है। वेजिटेशन वहां पे नहीं है ना, आप वहां पे कल्टीवेशन नहीं कर सकते, खेती नहीं कर सकते। तो डिटर्मिनिज्म का जो जो भी लोग इसको मानने वाले हैं, वो कहता है कि प्रकृति के आगे मानव का कुछ नहीं चलता है। प्रकृति अपने हिसाब से, नेचर अपने हिसाब से लोगों को है सो, है ना, आपको चलाता है। ये जो भी ऐसा सोचेंगे उनका थॉट क्या कहलाएगा? डिटर्मिनिज्म, नियतिवाद कहलाएगा। समझ में आ गया? अब आते हैं कि ना, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? ठीक है, मानव ही सब कुछ है, वो आएगा पॉसिबिलिज्म, है ना। जैसे कि टुंड्रा में हम रहेंगे भाई, कैसे रहेंगे? तो इग्लू बना के, है ना, हम इग्लू बना लेंगे, है ना, ठीक है। हम क्या मार्स पे रह सकते हैं, चांद पे रह सकते हैं? ये क्या बोलेगा? नहीं रह सकते, है ना, तुम्हारे लिमिट से बाहर का चीज है। ये बोलेगा ऐसे कैसे? हम रॉकेट बनाएंगे, है ना, हम स्पेसशिप बनाएंगे और हम जाएंगे। तो वो पॉसिबिलिज्म है। समझ में आ गया कि मानव जो है अपने एनवायरनमेंट के अगेंस्ट जा करके काम कर सकता है। समझ में आ गया? अब ये आएंगे बीच में मिडिल पार्ट। ये क्या बोलेगा कि ठीक है, आप बोलते हो कि प्रकृति ही सब कुछ है, आप बोलोगे कि मानव ही सब कुछ है। ऐसा नहीं है ना, कुछ सेंस में मानव जो है सो एफर्ट कर सकता है, लेकिन उसका एक लिमिट है। उसका एक लिमिट है। जैसे कि क्या क्लाइमेट चेंज जो जिस तरीके से हो रहा है, वो क्या एक अनकंट्रोलेबल जो है चीजें आपको दिख रही हैं कि नहीं, है ना। तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि आपके पास नेचर ने सस्टेनेबल तरीके से काम करने का फ्रीडम दिया है। समझ में आ गया? लेकिन अगर उसके बाहर जाओगे तो नेचर आपको आपका है सो औकात दिखाता है। तो ये है एक्चुअल में नियो डिटर्मिनिज्म का सेट। समझ में आ गया? जिसमें मानव और इन्वायरमेंट के दोनों के बीच में सस्टेनेबिलिटी वाला जो है कॉन्सेप्ट को, है ना, लेकर के आया है कि मानव भी अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने तरीके से काम कर सकता है, लेकिन उसका एक लिमिट है। अगर उस लिमिट को क्रॉस करोगे तो इन्वायरमेंट हावी हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। ये है बेसिकली नियो डिटर्मिनिज्म। समझ में आ गया? है ना। तो कहीं भी अगर आपको डिटर्मिनिज्म का वर्ड दिखे, है ना, इसका मतलब ये है कि वहां पे मानव के ऊपर कोई चीज हावी हो रहा है। जैसे कि अगर आप फिलोसफी में भी देखो, है ना, फिलोसफी में, दर्शन शास्त्र में, डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है कि आप अपने हिसाब से इस जगत में, इस वर्ल्ड में कोई भी एक्शन नहीं करते हो, सब पहले से डिटरमाइंड। उसी को नियतिवाद कहते हैं, है ना। सब कुछ डेस्टिनी है ना। हमको लगता है कि हम जो है यहाँ के पढ़ा रहे हैं, है ना, मेरा फ्रीडम है। आपको लग रहा हो कि हम जो है तैयारी कर रहे हैं, है ना, एग्जाम देंगे। लेकिन अगर नियतिवाद का सिद्धांत के हिसाब से चलोगे तो सब कुछ पहले से फिक्स है। आप बस एक कठपुतली की तरह उसको फॉलो करें। आजीविका, हाँ वही है ना, आजीविका वही है। ठीक है। तो ये बेसिकली ये है ना, टेलर का दिया हुआ है ना, ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर, है ना, टेलर। नाम याद कर लेना, कभी एग्जाम में पूछे कि हु प्रोपाउंडेड नियो डिटर्मिनिज्म, ग्रिफिथ टेलर। ये कहाँ के हैं? तो ऑस्ट्रेलियन है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन जोग्राफर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन जोग्राफर है। ठीक। जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है, इसको, डिटर्मिनिज्म को भी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म ही बोलते हैं। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म यानी कि पर्यावरणीय नियतिवाद, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पर्यावरणीय। ठीक है, पर्यावरणीय, है ना, नियतिवाद, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसको किसने प्रोपाउंड किया? मेन कौन है ना, तो रैटजल है। नाम याद करो, ये सब इंपॉर्टेंट है। जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले हैं उनके लिए फेमिलियर नेम है ये सब। रैटजेल, रैटजेल जो है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को प्रोपाउंड किया, है ना। कहाँ से बिलोंग करता है? तो जर्मन है ये, जर्मन स्कूल ऑफ थॉट है, जर्मन। ठीक है। रैटजेल को ही हम लोग फाउंडर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी भी बोलते हैं, है ना। अगर कभी एग्जाम में सवाल कहीं पे एमसीक्यू मिले कि मानव भूगोल को किसने प्रतिपादित किया, है ना, उसके सिद्धांत को सबसे पहले, तो रैटजेल उसका आंसर होगा। ही इज आल्सो कॉल्ड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी, रैटजेल, है ना। ठीक है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न, फाउंडर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक।
ह्यूमन ज्योग्राफी, ये हो गया रेड सेल। ठीक है। दूसरा है पॉसिबिलिज्म, यानी कि संभावनावाद, संभववाद या फिर संभावनावाद, संभावनावाद। ठीक है। ये किसने, इसको किसने प्रपोज किया? तो देखो इसका आंसर कई बार जो है सो है ना, लूसियन फेबर होता है, फेबर, FEBVRE। ठीक है। फ्रेंच है, बेसिकली फ्रांस का है, फ्रेंच नेम है, FEBVRE, है ना। और कई बार इसका आंसर विडाल देता है, विडाल डे ला ब्लाचा, है ना। ये जो नाम है विडाल करके इसका नाम है, विडाल, DED, फिर LA, और फिर BLACHE, BLACHE। ठीक है। कई बार अगर आपसे एग्जाम में अगर सवाल पूछे, देखो लूसियन फेब्रे जो है, लूसियन फेब्रे जो है, इसने सबसे पहले इस आइडिया को है सो है ना बताया कि ऐसा जो है नहीं, डिटर्मिनिज्म सही नहीं है, पॉसिबिलिज्म है। लेकिन उसको और अच्छे से किसने एक्सप्लेन किया था? विडाल ने, है ना। तो कई बार एग्जाम में जो है, जिसमें अगर आपको फेवरे और विडाल अगर सबसे पहले ये पूछे कि हु फर्स्ट प्रोपाउंडेड, तो फेवर कर देना। अगर ये पूछे कि हु मोस्ट एक्यूरेटली या फिर कुछ इस तरीके से किसने प्रोपाउंड किया, तो विडाल कर देना। समझ में गया? इसमें दोनों में जो है अलग अलग आंसर की देता है। कई बार है सो फेवरे को आंसर करता है, कई बार विडाल को आंसर करता है ना। और ये दोनों फ्रेंच स्कूल है ना, फ्रांस का है, फ्रेंच। ठीक है। ये हो गया, फ्रेंच हो गया। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। ऑनलाइन बच्चे लोग हैं कि ऑनलाइन जो भी हो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं? कई बार इन लोगों को नेट का इशू आ जाता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोडेसी इज द साइंस दैट डील्स विद, जियोडेसी, व्हाट इज जियोडेसी? जियोडेसी विज्ञान किससे संबंधित है ना? ऑल क्लियर है, बिल्कुल ठीक है सौरभ। देखो यहाँ पे जो है ना, खाली चटांगे डेटिंग, नहीं नहीं, मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ द अर्थ। ठीक है। पृथ्वी के आयाम का माप, जियोडेसी, है ना। यानी कि पृथ्वी का क्या डायमेंशन है, उसको जब आप मैथमेटिकल तरीके से कैलकुलेट करते हो, उसी को जियोडेसी बोलते हैं, जियोडेसी। लेकिन यहाँ पे देखो बी और सी है, तो काफी मिलता जुलता ऑप्शन है ना। और ये सवाल आई थिंक बीपीएससी में ही आया हुआ है ना। देखो बी और सी के बीच में मेजरमेंट ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द अर्थ, जियोडेसी में भी ये काम करते हैं, है ना। लेकिन मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ द अर्थ, डायमेंशन क्या है? ये अपने आप में ऑल इंक्लूसिव, समझा गया? इसी वजह से बी इसका मोस्ट एक्यूरेट आंसर होगा, है ना। अगर आप डायमेंशन मेजर कर रहे हो, अर्थ का डायमेंशन, रेडियस, कर्वेचर, है ना, इसका सर्कमफ्रेंस, इसका एलिवेशन, तो क्या वहां पे एलिवेशन और डिप्रेशन को मेजर नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। लेकिन ये जो है इंक्लूसिव है बी में ऑलरेडी। तो बीपीएससी ऐसा कई बार ऑप्शन बनाता है जिसमें आपको मिलता जुलता ऑप्शन दे देगा, लेकिन आपको सबसे मोस्ट एक्यूरेट चुनना है, जो ऑल इंक्लूसिव हो, सभी उसमें समाहित। समझा गया? तो बी इसका है सो राइट आंसर होगा, जियोडेसी। ठीक है। इट इज द मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ द अर्थ, है ना, पृथ्वी के आयाम का माप है, सो जियोडेसी कहलाता है। ठीक है। चलो इसको देखो, ये यूपीपीसीएस का सवाल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये यूपीपीसीएस का सवाल है। ठीक है। यूपीपीसीएस जो है सो अपने आप में एक ना अलग ही लेवल का जो है पीसीएस है। ठीक। इसका क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, यूपीएससी के बाद जो सबसे जो दूसरा जो अतरंगी सवाल बनाता है ना, वो यूपीपीसीएस। ठीक है। अगर कभी दोगे यूपीपीसीएस का एग्जाम, तो समझ में आएगा। हाँ, ये बहुत ही मतलब उठपटांग सवाल कई बार पूछ देते हैं। एक बार सवाल है, पूछा था कि तिलक जब मरे थे, है ना, तो उनको कंधा किसने दिया था? ठीक। तो भाई वहां पे क्या होता है कि आपको अंदर से भावना आएगा कि अब जो है सरेंडर कर देना चाहिए अपने आप को। ठीक है। अब मतलब नहीं रहा कि एग्जाम और पढ़ाई किया जाए, इसका कोई लिमिट है क्या? है ना। तो ऐसा सवाल आपको जो है एग्जाम में मिल जाता है, जिसको लगेगा कि ठीक है अब, है ना, घर पे फोन कर दिए कि ये हो गया पापा, है ना, इस जीवन में एग्जाम का एक्सपेरिमेंट जितना करना था कर लिए,
अब जो है खेत खलिहान मेरे नाम कर दीजिए, अब जो है दो चार, है ना, गाय वाय खरीदेंगे, भैंस वैंस, है ना, वही पालेंगे। ठीक है। मत्स्य पालन जो है आपको अब तो प्रधानमंत्री मत्स्य योजना जो है उसके अंदर जो है मिल भी जाएगा, है ना। हाँ, कौन? लोन भी इतना जल्दी नहीं मिलता है। ठीक है, वो सब पेपर पे होता है, दिखता है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मतलब है लोगों को फायदा मिलता है, बट लोन लेने जाओ ना एक बार बैंक में, नचा के तुमको ऐसा वो मार देगा ना कि फिर नहीं, चलो उससे अच्छा तिलक को किसने कंधा दिया वही कर लेते हैं। ये हो जाता है वहां पे। बैक टू वेदास हो जाएगा वहां पे, ठीक है। बैक टू सर्वोदय, यस। चलो ये सवाल देखो, है ना, इसमें दो लिस्ट है, और इसमें आपको बताना है कौन सा कैसे कैसे ऑप्शन है सब मैच होगा। थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, और उसको किसने प्रोपाउंड किया, जनसंख्या के सिद्धांत, और सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन है ना। तो देखो, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी है ऑप्शन ए, है ना, यानी कि उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत। ऑप्शन बी है सोशल माल एडजस्टमेंट थ्योरी, सामाजिक अपसमयोजन सिद्धांत। ऑप्शन सी है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, और पॉपुलेशन फूड सप्लाई रिलेशन थ्योरी। तो बताओ इसमें से कौन सा है, सो कैसे कैसे मैच करोगे। और थॉम्पसन है, माल्थुस है, एडविन है, और केनन है, एडविन केनन है, और हेनरी जॉर्ज है। इसका राइट आंसर क्या होगा जी, बताओ। जनसंख्या कौन सा, जनसंख्या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है, थॉम्पसन बिल्कुल सही हो। तो कह रहे हो कि सी का है, सो वन है ना, सी का वन है, तो सी का वन खोजो कहाँ कहाँ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, अब बताओ। ए का, ए का थ्री, बिल्कुल सही है, ए का थ्री है। ये जानते थे कि तुक्का मारे हो। इतना कॉन्फिडेंट हो गया बोल रहा ना कि सर ए का है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे, अब दो तो दोनों में फिक्स हो गया, ये तो श्योर हो गया है ना, कि भाई जब एक सही है तो दो तो ऑलरेडी दोनों में है, तो चलो डी का टू हो जाएगा, है ना, डी का टू हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है, बी इसका राइट आंसर है ना, बी इसका है, सो राइट आंसर है। तो देखो यहाँ पे, अब चूंकि यूपीपीसीएस में ये सवाल पूछा गया, अब क्यों पूछा अब वही जाने, क्योंकि ये सवाल ऐसा नहीं है कि लोग जीएस में पढ़ते हैं, है ना। लेकिन इसमें से दो ऐसे थ्योरी हैं जो कि सबसे पॉपुलर थ्योरी, कौन सा थ्योरी है। हाँ, इसमें से दो ऐसे थ्योरी हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ठीक, और पॉपुलेशन फूड सप्लाई थ्योरी, है ना, ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरी, ठीक है। जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है ना, बता देंगे कि उसका क्या सिद्धांत है। पॉपुलेशन फूड सप्लाई थ्योरी जो है, ये किसके द्वारा दिया गया है, माल्थस के द्वारा, माल्थस, माल्थस, माल्थस को जो है ब्रिटिश जो है सो इकोनॉमिस्ट थे माल्थस, उन्होंने जो थ्योरी प्रोपाउंड किया ना, उसके वजह से इनका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, माल्थस का। हाँ हाँ, वही, हाँ, मालथुस जो है ना, मालथुस देखो क्या है ना, ये सब क्या है, देखो, मालथुस जो है ना, मालथस, है ना, इन्होंने क्या बोला कि देखो, जो ज्योग्राफी में, खास करके इकोनॉमिक ज्योग्राफी में मेन समस्या क्या है, मेन समस्या ये है कि हमारा जो पॉपुलेशन है ना, और जो हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है ना, उसके बीच में कैसा है सो सिमेट्री होना चाहिए, है ना। अगर सपोज कि किसी देश का, अगर सपोज कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और उनके पास रिसोर्स नहीं, संसाधन नहीं हो, तो क्या वहां पे गरीबी, है ना, ये सब होगा कि नहीं, पॉवर्टी होगा, इनइक्वालिटी होगा, असमानता होगा, है ना, वो सब होगा वहां पे। तो माल्थस ने क्या बोला, है ना, माल्थस ने क्या बोला कि ये सभी समस्याएं होगा ही होगा, है ना, ये होना ही है। क्यों ऐसा, उन्होंने क्या, क्यों ऐसा बोला कि जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है ना, जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से बढ़ता है ना, जीपी, जीपी का मतलब जो कि ये फॉर्मूला को, है ना, फॉलो करे, ARN, ARN, है ना, जैसे कि सपोज कि अगर कहीं कभी पॉपुलेशन सपोज कि दो लोग थे, है ना, दो लोग थे, है ना, और अगर आपने आर को सपोज कि दो रखा है ना, एन है, एन, तो एन अगर जीरो रखो तो दो हो जाएगा, एन अगर वन रखोगे तो चार हो जाएगा, एन अगर दो रखोगे
तो 8 हो जाएगा, है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 16, 32, है ना, कुछ ऐसे है। सो जनसंख्या वृद्धि होता है ना। उन्होंने बताया कि जनसंख्या का जो वृद्धि है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से होता है ना। लेकिन जो हमारा रिसोर्स जो बढ़ेगा, रिसोर्स, है ना, जो हमारा संसाधन है, जैसे कि खाद्यान्न, है ना, फूड, है ना, फूड, है ना, शेल्टर, है ना, शेल्टर, ठीक है। ये सब जो हमारा रिसोर्स है ना, रिसोर्स, क्योंकि पॉपुलेशन को तो चाहिए ना सर्वाइव करने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि पॉपुलेशन है उसको भूखे मार दिए, उसको है सो खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, सब कुछ चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए। तो रिसोर्स जो वृद्धि होता है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब कि, है ना, जैसे कि 2 था, 4 था, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, है ना, 14 होगा, यानी कि इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहता है ना। यही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो एक बात बताओ कि जब 2, 4, 8, 16, 32 से पॉपुलेशन बढ़ रहा था, और ये 2, 4, 6, 8, 10 से, तो यहाँ पे पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा है कि नहीं? रिसोर्स तो उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। तो क्या होगा कि ये जो पॉपुलेशन है इसके पास ऑटोमेटिक समस्याएं आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि किस किस तरीके का समस्या? तो पॉवर्टी, है ना, गरीबी रहेगा, है ना, गरीबी, इनइक्वालिटी, असमानता रहेगा, ठीक है, इनइक्वालिटी रहेगा, है ना, असमानता रहेगा, है ना, डेथ रेट ज्यादा हो जाएगा, है ना, लोग है सो मरेंगे, डेथ रेट है सो मरेगा, है ना। इसकी वजह से क्या होगा? फेमाइन आ जाएगा, है ना, खेत और रिसोर्सेस उस तरीके से नहीं बढ़ रहा है, फेमाइन आ जाएगा, है ना, सुखार आ जाएगा, सुखार आ जाएगा, है ना। तो इनका क्या कहना है, ये एक होपलेस थ्योरी टाइप का आपको फील हो रहा हो, है ना। वो कभी भी पॉजिटिव बात नहीं कर रहा है कि भाई अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लोग जो है सो साइंटिफिक डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, अपने एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी बढ़ा लेंगे। जैसे कि पहले एक हेक्टेयर खेत पे सपोज कि सिर्फ 5 क्विंटल अनाज होता था, अब नया HYV सीड्स लेकर के आएंगे, ड्रिप इरिगेशन लेकर के आएंगे, सेम जमीन से हम लोग 20 क्विंटल हम लोग उपज कर लेंगे, है ना। तो हाँ, पॉपुलेशन भी कंट्रोल करेंगे। तो ये इसका क्रिटिसिज्म भी है, लेकिन कुछ हद तक सही भी है कि अगर किसी देश का पॉपुलेशन अगर बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो वहां पे समस्या आएंगी, बेरोजगारी का समस्या आएगा, पॉवर्टी का समस्या आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पॉलिसीज हैं या फिर जो साइंटिफिक डेवलपमेंट जो भी होते हैं वो उतना फास्ट पेस नहीं हो सकता है कि आपके जनसंख्या वृद्धि को के रेट को है सो फॉलो कर दे। इसीलिए आपको है सो पॉपुलेशन कंट्रोल करना ही पड़ेगा, है ना। तो या तो आप प्रिवेंटिव कंट्रोल कर लो। प्रिवेंटिव कंट्रोल का मतलब, है ना, जनसंख्या को उसको नियंत्रण करना पड़ेगा, है ना। तो दो तरीके से कर सकते हो। प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव कंट्रोल का मतलब क्या है कि लेट मैरिज करो, है ना, या फिर चाइल्ड कम रखो, 1 से 2 बच्चे ऐसे करें, है ना, ये करो, है ना। ये हो गया। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का आप यूज कर सकते हो, ये सभी प्रिवेंटिव मेजर्स। लेकिन एक होगा नेचुरल मेजर्स। नेचुरल मेजर्स में क्या होगा कि जो आपका प्रकृति है, जो आपका नेचर है, वो अपने तरीके से जनसंख्या को कंट्रोल करेगा, है ना, है ना। ये सब क्लाइमेट का फैक्टर आ जाएगा, है ना, ये क्या बोलते हैं, फेमाइन आ जाएगा, सुखार आ जाएगा, है ना, कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगा, पता चला कि लोग मर गए, है ना, बाढ़ में रह गए। तो ये सब फैक्टर्स जो है ना, काम कर सकते हैं आपके पॉपुलेशन को रिड्यूस करने के लिए। तो यही है मालथस का थ्योरी जिन्होंने पॉपुलेशन और रिसोर्स, खास करके फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग्स के बीच में है सो रिलेशन है सो बताया, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है मालथस का। हाँ, सोच सही है, बिल्कुल है। अगर ये पॉपुलेशन अगर किसी देश का बहुत तेजी से बढ़ रहा है और रिसोर्स नहीं बढ़ेगा, जाहिर सा बात है, तो वहां पे ये समस्या आएंगी, है ना। लेकिन ये एक पॉपुलर सिचुएशन देता है, बोलता है कि ये होना ही होना है। समझ रहे हो ना, ये सॉल्यूशन का बात ही नहीं करता है, इसलिए इसको लोग जो है बहुत ज्यादा निगेटिव क्रिटिसिज्म इसको करते हैं। ठीक है, ये हो गया। 1798 का इनका थ्योरी है, थॉमस माल्थस पूरा नाम है, थॉमस, ठीक है, थॉमस माल्थस, है ना। और 1798 में इन्होंने एक अपना एक बुक पब्लिश किया था जिसका नाम था एस्से ऑन पॉपुलेशन। 1798 में एक बुक लिखा इन्होंने, बुक पब्लिश करवाया, जिसका नाम क्या था? एस्से ऑन पॉपुलेशन, ठीक है, एस्से ऑन पॉपुलेशन। तो अगर कभी किसी एग्जाम में सपोज कि मालथus के ऊपर सवाल पूछे और स्टेटमेंट बना दे कि अकॉर्डिंग टू द मालथus पॉपुलेशन थ्योरी, the population increases with the geometrical rate but the resources increases with the arithmetic rate, तो दोनों स्टेटमेंट तो सही हो जाए। ठीक, लेकिन ध्यान देना कि उल्टा ना कर दे कि पॉपुलेशन जो है वो अर्थमेटिक रेट से बढ़े और रिसोर्स जो है सो ज्योमेट्रिक रेट से बढ़े, फिर तो मजा ही आ जाएगा, फिर हम लोग आराम से सोए रहेंगे, है ना, कोई आके खिला जाएगा, है ना, अच्छे अच्छे कपड़े हम लोग जो है सब ब्रांडेड कपड़ा मिल जाएगा, कितना मजा आ जाएगा, है ना।
ठीक, फिर हम क्यों आएंगे पढ़ाने, तुम क्यों आओगे पढ़ने? लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ठीक, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ठीक है। ये सब जो इंपॉर्टेंट है आपके बीपीएससी के लिए वही मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। डेमोग्राफिक अगर सवाल आएगा भी तो इन्हीं सब सेक्शन से आएगा, हालांकि चांसेस कम है, लेकिन चूंकि हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं इसलिए ये सब चीज है तो डिस्कस कर ले रहे हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, है ना, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, ठीक है। संक्रमण सिद्धांत, बताओ ये थ्योरी क्या है, बताओ, ये तो कॉमन है, बहुत लोग जानते हो इसके बारे में। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या है, किसने प्रोपाउंड किया था? वेरन थॉम्पसन ने, जो कि अमेरिकन है ना। क्या नाम है उनका? वेरन थॉम्पसन, थॉम्पसन, वेरन थॉम्पसन, है ना, थॉम्पसन, वेरन थॉम्पसन। कब किया था? 1929 में, 1929 में, ठीक है। अमेरिकन है, अमेरिकन है। चलो इसके बारे में बताओ तो कि ये क्या है थ्योरी। बताओ, एनी आइडिया? नहीं, बता देते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या बोलता है ना, ये क्या बोलता है कि सपोज, क्या भारत या फिर कोई भी देश, हालांकि अभी इंडिया जो है उसको डेवलपिंग की ही कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन जो डेवलप कंट्रीज हैं, क्या उनका शुरुआत से वो डेवलप थे क्या? नहीं था। तो कहने का मतलब है कि कोई भी कंट्री, कोई भी सोसाइटी जो है, शुरुआत में क्या होता है ना, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। लो इनकम रहता है, लो इनकम रहता है, ठीक है ना। लो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट रहेगा, लो टेक्नोलॉजी, लो टेक्नोलॉजी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो सोसाइटी है, वो जो कंट्री है, ये ट्रांजिशन कर जाता है ना, आगे की ओर बढ़ता है, एक डेवलप्ड सोसाइटी की तरफ, है ना, डेवलपमेंट हो जाएगा। दैट मीन्स कि, है ना, अब यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी ज्यादा रहेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। जैसे कि आज से, है ना, इंडिया का अगर तुम देखो, हिस्ट्री देखो, तो आज से 20 साल पहले, 50 30 साल पहले जो उस समय का जो लैंडस्केप था, उस समय जो इंडस्ट्रीज थी, क्या वो अभी भी है या उससे बेहतर जो है हमारे पास आ गया है ना, बेहतर आ गया है ना। तो कहने का मतलब है कि सोसाइटी या फिर कोई भी देश जो है वो ट्रांजिशन आगे की ओर बढ़ता है ना, प्रोग्रेस करता है ना, उसमें इंडस्ट्रीज जो है सो ज्यादा आएगा, है ना। टेक्नोलॉजी है सो एडवांस हो जाएगा, है ना। जो तकनीकी है वो है सो मॉडर्न हो जाएगा, आधुनिक हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा, है ना। तो इसका हमारे पॉपुलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, वो ये थ्योरी बताता है ना। जब हमारा सोसाइटी एडवांस करता है तो उस सोसाइटी में उसका जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, वो ये थ्योरी कहता है। तो इस थ्योरी के हिसाब से क्या है कि जो पहला स्टेज होगा ना, पहला स्टेज जहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो लो है ना, जहाँ पे पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, रिसोर्सेस कम है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी ये सब कम है, तो ऐसे सोसाइटी में क्या होता है ना, कि बर्थ रेट है सो ज्यादा होता है, बर्थ रेट, है ना, ज्यादा होगा, ठीक है। और डेथ रेट भी ज्यादा होगा, यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों है सो ज्यादा होता है, ठीक है। डेथ रेट भी ज्यादा होगा, ठीक। अब ये बताओ कि बर्थ रेट ज्यादा क्यों है? ठीक है, इसके पीछे का रीजन ये है कि बर्थ रेट ज्यादा इस वजह से है क्योंकि सोसाइटी क्या है, एग्रीकल्चर है। तो कृषि में जो है टेक्नोलॉजी वैसे भी नहीं है ना, ट्रैक्टर नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, लेबर फोर्स ज्यादा चाहिए, इस वजह से बर्थ रेट है सो ज्यादा होगा। तो आज से पहले का, यानी कि आपके पापा से पहले का जनरेशन आप देखो, तो हर एक घर में कम से कम 5 6 जो है बाल बच्चे हो ही जाते थे, है ना। तो ये रीजन है कि उस समय का जो सोसाइटी था वो एग्रीकल्चर सोसाइटी था, ज्यादा लोग चाहिए, है ना, कोई खेत संभाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे करके, तो लेबर फोर्स का रिक्वायरमेंट ज्यादा है ना, इस वजह से बर्थ रेट है तो, है ना, जन्म दर है तो ज्यादा रहेगा। लेकिन
डेथ रेट ज्यादा क्यों है? क्या लोग ज्यादा सुसाइड कर लेते हैं या फिर मार देते हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है ना, हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है, हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हमारे पास दवाई नहीं है, क्योंकि हमने कभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया ही नहीं किसी डिजीज के ऊपर, कोई वैक्सीन का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। किसी को थोड़ा सा बुखार आया, रात में फीवर बढ़ा, पता चला कि डेथ कर गए, है ना। पहले यही होता था, है ना, कि किसी को लू लग गया, ठीक से पानी नहीं चढ़ा पाए, ग्लूकोज ये सब नहीं चढ़ा, अगले दिन एक्सपायर कर गए, है ना। पहले यही अक्सर होता था ऐसा, है ना। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप करेगा, जैसे जैसे हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ेगा, जैसे जैसे नए वैक्सीन आएंगे, आपका जो है ये सब जो डेथ होता है ये कम होता चला जाएगा, है ना। तो ये समझ में आ गया कि जो पहला स्टेज होगा उसमें बर्थ रेट भी ज्यादा है और डेथ रेट भी ज्यादा है। तो बताओ क्या पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो कम होगा कि नहीं? कि बच्चे पैदा भी हो रहे हैं और एक पॉपुलेशन है सो मर भी रहा है उसी रेट से। तो क्या पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो कम होगा कि नहीं? है ना, कम होगा। यानी कि लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कम होगा, कम होगा, है ना, कम होगा। यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है सो कम होगा कि ज्यादा होगा? जीवन प्रत्याशा जिसको बोलते हैं, कम होगा, क्योंकि डेथ रेट है सो ज्यादा है ना, समझ में आ गया। अब यहाँ से चलते हैं, थोड़ा सा एडवांस होता है इकोनॉमी, थोड़ा सा एडवांस होता है, बीच का इंटरमीडिएट स्टेज पे आ जाते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट, इसी को ट्रांजिशन बोलेंगे, है ना, दिस इज द ट्रांजिशन। यहाँ पे क्या होगा कि अब जो आपका इकोनॉमी है, अब जो आपका इकोनॉमी है, अब वो प्रिमिटिव जो है एग्रीकल्चर ये सब नहीं रहा, अब थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया, है ना, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास है ना, हेल्थ फैसिलिटीज है सो आने लगेगा। हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो आपको यहाँ पे लाया जाएगा, है ना। शिक्षा, एजुकेशन, है ना, ये लाया जाएगा, एजुकेशन आएगा, है ना। जो लोग हैं वो सर्विस सेक्टर में भी, है ना, काम करेंगे, सर्विस सेक्टर में काम करेंगे। लोगों का जो है सो इनकम जो है सो बढ़ेगा, इनकम जो है सो बढ़ेगा। उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, वो भी है सो इम्प्रूव होगा, है ना, इम्प्रूव होगा। तो एक बात बताओ कि जिस फैमिली में क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा है, हेल्थ का फैसिलिटीज अच्छा है, क्या वहां पे डेथ रेट है सो कम होगा कि नहीं? मृत्यु दर कम होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, है ना, कि, है ना, डेथ रेट है सो कम हो जाएगा, डेथ रेट विल रिड्यूस। डेथ रेट यानी पहले वाले स्टेज से डेथ रेट यहाँ पे कम होगा, डेथ रेट विल बी रिड्यूस, कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ का जो बर्थ रेट है ना वो अभी भी हाई है, बर्थ रेट अभी भी हाई है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास रिसोर्सेस हैं, है ना, लोगों के पास रिसोर्सेस हैं कि एक बड़े फैमिली को वो सस्टेन कर सके। इस वजह से यहाँ पे लोग अभी इस पे चिंता नहीं कर रहे हैं कि क्या हमें डेथ रेट, बर्थ रेट को कम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो, बर्थ रेट यानी कि जन्म दर है सो ज्यादा है, लेकिन मृत्यु दर है सो कम है। तो क्या यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा कि नहीं, जनसंख्या विस्फोट होगा कि नहीं? तो इसी फेज में क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट होता है, समझ गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट, है ना। कि आपके पास, है ना, संसाधन भी आ रहा है, आपका है सो इनकम भी बढ़ रहा है, आपके पास हेल्थ का फैसिलिटीज भी मिल रहा है, आपको वैक्सीन भी टाइम पे मिल रहा है, दवाई भी आपको टाइम पे मिल रहा है, नए नए हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं। तो क्या होगा, डेथ रेट तो कम होने लगेगा, लेकिन बर्थ रेट अभी भी ज्यादा रहेगा, है ना। इस वजह से जनसंख्या में सो वृद्धि होगा। अब क्या होगा, अब जो है सो इकोनॉमी और एडवांस हो गया, है ना। अब जो है सो इंडस्ट्रियलाइजेशन और बढ़ गया, अब जो है सो और बेटर टेक्नोलॉजीज आ गया। तो अब जो लोग हैं अब ये हायर एजुकेशन की तरफ चले गए, है ना, हायर एजुकेशन की तरफ, है ना, कैरियर ओरिएंटेड हो गए इस तरीके से। तो अब क्या होगा कि अब जो लोग हैं ना, अब ये न्यूक्लियर फैमिली की तरफ अप्रोच अडॉप्ट करेंगे, है ना, यानी कि छोटे छोटे फैमिली, है ना, जिसमें सिर्फ हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे हैं साथ में रहेंगे, है ना। तो इसमें क्या होगा कि इस वाले सोसाइटी में, जो कि डेवलप्ड सोसाइटी है, यहाँ पे बर्थ रेट है सो कम हो जाएगा, समझ में गया, ठीक। और डेथ रेट तो वैसे भी कम है, डेथ रेट जो है सो कम है। क्यों? क्योंकि अब और अच्छा आपके पास मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है, तो क्या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फिर से कम हो गया कि नहीं? तो देखो, यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ है सो कम था, बीच में एकदम से, है ना, बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन हो गया, और फिर से वापस से कम होने लगेगा, समझ में आ गया। तो ये है ट्रांजिशन का फेज, और ये है आपको जब इंडस्ट्रियलाइज हो जाएगा
तो वहां पे आपका जो बर्थ रेट है ना, वो भी कम रहेगा, डेथ रेट भी कम रहेगा, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी कम होगा यहाँ पे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, है ना। कितना सही है, लॉजिकल है ना। लेकिन एग्जाम में इस पे सवाल क्या पूछता है, एक तो सबसे पहले किसने प्रोपाउंड किया है ना, तो थॉम्पसन है ना। कई बार इस पे है ना आपको ये पूछता है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का टोटल स्टेजेस कितना है, स्टेजेस कितना स्टेज है। अगर एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो सिर्फ 3 स्टेज है, एनसीईआरटी में सिर्फ 3 स्टेज दिया है, ठीक। एनसीईआरटी में सिर्फ 3 स्टेज दिया है, लेकिन इन जनरल जो है इसमें और भी मिडिल स्टेजेस को इंक्लूड किया गया है। कई बार पीसीएस में कई जगह पे 5 स्टेज आंसर लेता है, कई बार 4 आंसर लेता है, ठीक है। तो हमको इसका राइट आंसर क्या है हम आपको नहीं बता सकते कि 3 होगा कि 4 होगा कि 5 होगा। अगर एनसीईआरटी देखोगे तो सिर्फ 3 स्टेज डिस्कस किया है, ठीक है ना। लेकिन कई बार कुछ पीसीएस है वहां पे 5 स्टेज भी ले लेता है, जैसे कि बताते हैं कि क्या सब स्टेज है। एक इसी बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज लेता है, जो 5वां स्टेज है ना, जो सबसे आखिरी का स्टेज है, वो और भी खतरनाक है। वो क्या है, देखो 5वां स्टेज जो आखिरी स्टेज है ना, ये बाद में ऐड किया गया है, बाद में ऐड किया गया है, थॉम्पसन के द्वारा प्रोपाउंड नहीं किया गया था, इस थ्योरी में बाद में ऐड किया गया है ना। इसमें क्या होता है कि जब सोसाइटी ओवर मॉडर्न हो जाएगा, ठीक ना, ओवर मॉडर्न हो गया है ना, बहुत ज्यादा जो है लोग वहां पे जो है फैमिली से थोड़ा दूर हो गए है ना, इस तरीके से होगा, तो बर्थ रेट तो ऑलरेडी कम होगा यहाँ पे ना, बर्थ रेट जो है सो कम है। और इसके पहले का जो स्टेज था, इसके पहले का जो स्टेज था जहाँ पे बर्थ रेट कम था, डेथ रेट भी कम था, तो अब क्या होगा कि जो पॉपुलेशन था ना, अब यहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन है, एजिंग पॉपुलेशन है, यानी कि बूढ़ों की संख्या ज्यादा है, ठीक है। जापान हो गया, रसिया हो गया, जर्मनी हो गया, है ना, यूरोप के, ईस्टर्न यूरोप के कई सारे कंट्रीज हैं, वहां पे ये समस्या देखने को मिल रहा है, ठीक। कि वहां पे अब वर्किंग एज के लोग ही कम है ना, जो काम करने वाले जो जो एज ग्रुप है बेसिकली, इसको क्या माना जाता है, 15 से 59, 15 से 59 या 64 की जगह पे लिखता है ना। ये जो वर्किंग एज ग्रुप है ना, ये जो वर्किंग एज ग्रुप है यही काम करता है। बाकी 15 से जो नीचे एज के बच्चे होंगे, चिल्ड्रन, वो डिपेंडेंट होते हैं, आश्रित होते हैं। प्लस इसके ऊपर के जो लोग होंगे वो बूढ़े होंगे, काम नहीं करेंगे, वो आश्रित होंगे, है ना, अपने फूड के लिए, अपने मेडिसिन के लिए, अपने हाउसिंग के लिए। तो ये सब जो स्टेज है, इसमें 64 से ऊपर के जो लोग होंगे उनका जनसंख्या में जो प्रतिशत है, जो परसेंटेज है पॉपुलेशन में, वो ज्यादा हो जाता है। समझ में गया। तो अब चूंकि एजिंग पॉपुलेशन है, बर्थ रेट कम है ना, बर्थ रेट कम है, तो ऐसे देश में क्या देखा गया है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, जनसंख्या वृद्धि दर है, वो निगेटिव हो जाता है, जनसंख्या बढ़ता ही नहीं है, जितना लोग पैदा नहीं हो रहे उससे ज्यादा ओल्ड एज है सो मर जा रहा है। समझा गया। तो ये है 5th स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जो कि कई सारे देशों में ऐसा देखने को है सो मिलता है ना। तो अब ये देश क्या करते हैं, जैसे कि जापान, है ना, ठीक है, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, रसिया हो गया, ये सब क्या कर रहा है कि अपने जो उनका जो इमिग्रेशन पॉलिसीज है उसको लिबरल कर रहा है। अब विश्व भर के लोगों को अपने पास आमंत्रित करता है कि भाई आप हमारे यहाँ आकर के जॉब करो, है ना, हमारे यहाँ आकर के आप पढ़ाई करो। उसको मालूम है कि एक बार यहाँ पे आ जाएगा पढ़ाई करने के लिए तो यहीं का होके रह जाएगा, है ना, सेटल कर जाएगा यहाँ पे। तो ये इमिग्रेशन पॉलिसीज आज के समय जो भी देश है वो लिबरल बना रहा है ना, अपने बॉर्डर्स को ओपन कर रहा है, क्योंकि उनका जनसंख्या है सो ग्रोथ रेट माइनस हो गया है, ठीक है। ये है, मेरा एक दोस्त है ना, एक कुमार सुंदरम उसका नाम है, वो मेरे स्कूल का डीपीएस का दोस्त है, वो एक जापानीज लड़की से शादी किया, ठीक है, हो गया 6-7 साल पहले। IIM बैंगलोर से उसने मैनेजमेंट किया, फिर चला गया वहां पे जॉब करने और उधर ही सेटल हो गया। उसका, उससे कभी बात हुआ ऐसा, तो वो बोला कि यहाँ पे ना इस कल्चर में बाहर से अगर आपने कुछ अच्छा सा टेक्नोलॉजी अगर आपने पढ़ाई किया है तो उसको बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है ना। जापान इतना ज्यादा आगे कैसे गया, जापान का अगर आप ग्रोथ स्टोरी देखोगे टेक्नोलॉजी की वजह से, है ना। जापान के पास रिसोर्स कुछ नहीं है, आए दिन वहां पे है सो भूकंप और सुनामी है सो आते रहता है ना। लेकिन वो क्या किया कि वर्ल्ड के जो बेस्ट टैलेंट्स है, वर्ल्ड का जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है, पहले जापानीज लोग क्या किया है ना, मेजी रिस्टोरेशन को बोलते हैं, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये सब चीज देखोगे वहां पे। जापान के लोगों ने क्या किया कि वर्ल्ड के जो भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट थे, इंडस्ट्रीज थे, वहां पे अपने लोगों को पहले भेजा कि जाओ देख के आओ कि चल क्या रहा है
है ना, वहां जाके ट्रेनिंग लो, वहां पे जाके जॉब करो, है ना, सीखो, और उसको आके अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करो, है ना। तो उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज्यादा है ना, नेशनलिज्म कि भाई बाहर से जाकर सीख करके अपने यहाँ जाके इम्प्लीमेंट करना है, ये नहीं कि वहीं का होके रह जाना। और इसी वजह से जापान जो है टेक्नोलॉजी के बेसिस पे इतना ज्यादा ग्रो कर गया कि आज के समय वर्ल्ड का तीसरा जो है, हाँ, जर्मनी के बाद ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ऐसा जापान है। लेकिन अगर एरिया देखोगे तो मैप पे ठीक से दिखता नहीं है ना, इसी वजह से। हाँ, तो जो भी कंट्रीज जो है, खास करके जापान या फिर रसिया या फिर जर्मनी, ये सब ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ का पॉपुलेशन रेट है सो नेगेटिव हो गया है, और बाहर से टैलेंटेड लोगों को वो है सो आमंत्रित करता है कि भाई आके हमारे यहाँ आप जो है ना, यहाँ पे रहो, है ना। तो दिस इज योर फिफ्थ स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, है ना। तो ये थ्योरी का मतलब समझ में आया कि नहीं, है ना, कि क्या है, कैसे मतलब कि सोसाइटी में या फिर कंट्री में जो डेवलपमेंट होता है तो उसका पॉपुलेशन पे क्या फर्क पड़ता है, जनसंख्या वृद्धि होगा कि घटेगा कि बढ़ेगा, है ना, तो ये ट्रांजिशन थ्योरी। ठीक है, तो आप लोग को लेट हो जाएगा क्या? गर्ल्स के लिए थोड़ा इशू हो सकता है ना, लेट, मतलब तुम लोग तो फिर 10 बजे बैठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्लास को कल कंटिन्यू करते हैं ना, इन लोग का हॉस्टल ये सब बंद हो जाता होगा, पीजी ये सब, तो ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बाकी इस बार जो है पीटी का बढ़िया से तैयारी करो, है ना, प्रैक्टिस अच्छे से करो, और स्कोर जो है मतलब क्लास ये सब होने के बाद आई थिंक काफी आपको फायदा भी मिलेगा, है ना। बट खुद से भी एफर्ट आपको है तो देना है ना। ठीक है, क्लास एंड कर रहे हैं, ऑनलाइन जो भी बच्चे हैं ना, मिलते हैं फिर कल शाम में इसी क्लास में, और बाकी क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।